सिर्फ ये गौरव कुमार का बता दीजिए कौन है, बाकी बाकी सब ठीक है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना म्यूट ओपन करें। गौरव कुमार, सिर्फ गौरव कुमार जिनके में लिखा हुआ है। ठीक है सर, कर सकते हैं चालू। जी प्रकाश जी, तो आज हम लोगों को अपना 6th लेक्चर लेना है सॉइल मैकेनिक्स का। 5 लेक्चर हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के अब तक लिए हैं और उसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स प्रॉपर्टीज और उसके बाद पार्टिकल साइज ग्रेडेशन कर्व और पार्टिकल साइज ग्रेड क्या होते हैं सॉइल के अंदर, उन चीजों को पढ़ा था। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट्स को देखेंगे। बेसिकली अटरवर्क लिमिट भी उनको बोला जाता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस को देखेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस जितने होते हैं उनको देखेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी पढ़ा था। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद होगा, E इक्वल्स टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, ईटा इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E, प्लस E इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। ये मेरे 3 रिलेशनशिप थे जो हमें कल हम लोगों ने कल देखे थे, पढ़े थे। मेरे ख्याल से आप सभी को ये याद होंगे। उसके बाद हम लोगों ने कल ही के दिन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा था। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी में 3 मेथड पढ़े थे, डेंसिटी बॉटल, फ्लास्क और पिग्मोमीटर। मैंने बताया था कि इनमें केवल वॉल्यूम का अंतर होता है। मोस्ट एक्यूरेट डेंसिटी बॉटल मानी जाती है क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, सबसे कम सैंपल उसके अंदर यूज होता है। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जब भी कभी मेथड का यूज करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि केरोसिन का यूज करें, वाटर का यूज ना करें, क्योंकि केरोसिन की जो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये भी आप लोगों को मेरे ख्याल से याद होगा। इसके बाद हम लोगों ने पार्टिकल साइज एनालिसिस पढ़ा था। पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम 0.075 mm की सीप से कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को अलग अलग कर लेते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल का हम सीव एनालिसिस करते हैं। उसमें भी 2 तरह के सीव एनालिसिस होते हैं, एक ड्राई सीव एनालिसिस जो ग्रेवल के लिए होता है, एक वेट सीव एनालिसिस जो सैंड के लिए होता है। और वेट सीव एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, एक डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है जिसको एल्गोन नाम से भी जानते हैं। उस एल्गोन का यूज करके हम पूरी की पूरी क्ले को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसके लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। हाइड्रोमीटर मेथड या पिपेट मेथड होता है सिल्ट के लिए, या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टॉक के लिए लॉ पर बेस्ड होता है क्ले के लिए। उसके बाद हम लोगों ने सॉइल के 4 ग्रेड देखे थे। हमने देखा था कि वेल ग्रेडेड सॉइल में हर साइज का पार्टिकल होता है, पोरली ग्रेडेड सॉइल में लगभग एक साइज रेंज होती है और गैप ग्रेडेड सॉइल में एक पर्टिकुलर साइज रेंज गायब होती है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में केवल एक ही साइज का पार्टिकल होता है और कुछ नहीं होता। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो एलन हेजर ने दिया है वो भी हमने पढ़ा था। कर्व का शेप देखकर हमने ये भी तय कर लिया था कि उस सॉइल का ग्रेड कौन सा होगा। तो इतनी सब चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। मेरे ख्याल से आपको कल के लेक्चर का पूरा आपकी मेमोरी में होगा और आपका एक शॉर्ट रिवीजन भी यहाँ पर हो गया होगा। अभी हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग आज के लेक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। आज जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वो है कंसिस्टेंसी लिमिट्स। कंसिस्टेंसी लिमिट का एक और नाम होता है दैट इज नोन एज एटरवर्ग लिमिट। दैट इज नोन एज एटरवर्ग लिमिट। अटरवर्ग लिमिट को अटरवर्ग लिमिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको अटरवर्ग ने दिया था। जो साइंटिस्ट ने इनको निकाला था उनका नाम था अटरवर्ग। कंसिस्टेंसी लिमिट्स का मतलब क्या होता है उसे थोड़ा सा अपने दिमाग में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं केवल कंसिस्टेंसी की। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आपने सीमेंट के अंदर भी पढ़ी होगी, सीमेंट की कंसिस्टेंसी, है ना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है द डिग्री ऑफ ईच एंड होमोजेनिटी इन डिफॉर्मेशन। मतलब अगर आपको किसी चीज को डिफॉर्म करना है तो उसको डिफॉर्म करने में कितनी आसानी आपको हो रही है, आप कितनी आसानी से और कितनी होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब एक रूपता, समरूपता, आप कितनी आसानी के साथ और कितनी होमोजेनिटी के साथ उस मटेरियल को डिफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी।
अब ये जो मटेरियल है, जो हमारे सामने सीमेंट है या फिर हमारे सामने सॉइल है, ये क्या करते हैं, अपने अंदर डिफॉर्मेशन की ईच को वाटर के साथ चेंज करते जाते हैं। जैसे कि आप सॉइल के अंदर पानी मिलाते जाइए, तो सॉइल के अंदर आप जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे उसको डिफॉर्म करने में होने वाली आसानी बढ़ती जाएगी। जब सॉइल ड्राई होती है तो ड्राई केस में आप उसको इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकते, वो टाइट होती है। थोड़ा पानी डालिए, थोड़ा और पानी डालिए, थोड़ा और पानी डालिए, तो उसके डिफॉर्मेशन में होने वाली ईच बढ़ती जाती है। सिमिलरली सीमेंट के साथ होता है। तो सीमेंट की जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है वो भी यही कहलाती है। सीमेंट में कितना स्टैंडर्ड पानी मिलाया जाए कि उसको आसानी से मोल्ड किया जा सके, तो हम उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं। सॉइल के अंदर भी जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती हैं वो यही होती हैं। एक सॉइल के अंदर अगर हम पानी को बढ़ाते जाएं या पानी के लेवल को, वाटर कंटेंट को चेंज करते जाएं, तो उसको डिफॉर्म करने में होने वाली आसानी में क्या चेंज आता जाएगा, उसकी स्टेट किस तरीके से चेंज होती जाएगी। That is known as consistency. Now, what is the consistency limits? Consistency limits are defined as the जब भी कभी हम सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट को चेंज करेंगे तो सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगी। स्टेट का मतलब क्या है? यही जो डिफॉर्मेशन की स्टेट होती है। सॉइल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगी, और जिस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पर वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी, उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को ही हमें कंसिस्टेंसी की लिमिट बोलेंगे। ठीक है ना? तो सॉइल के अंदर टोटल अगर हम स्टेट्स देखते हैं तो सॉइल के अंदर 4 स्टेट होती हैं। एक स्टेट का नाम होता है सॉलिड स्टेट, एक का नाम होता है सेमी सॉलिड स्टेट, एक का नाम होता है लिक्विड, एक का नाम होता है प्लास्टिक। अब पहले हम इन स्टेट्स को थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेट का नाम मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट। नाउ व्हाट इज सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जब एक सॉइल को डिफॉर्म करने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब सॉइल इस समय क्या करती है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस देती है ना? सॉइल हमें बहुत रेजिस्टेंस देती है। सॉलिड स्टेट को समझने के लिए आप सॉलिड स्टेट को कैसे समझ सकते हैं? अगर आप एक गमले में कोई सॉइल सूख चुकी है, एकदम ड्राई हो चुकी है, अब आप उस सॉइल को खोदने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत टाइम लगेगा उसको निकालने में, क्योंकि वो एकदम ड्राई हो चुकी है, एकदम हार्ड हो चुकी है। तो द स्टेट इज नोन एज सॉलिड स्टेट। अब आप क्या कीजिए, उस सॉइल के अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स कीजिएगा, थोड़ा सा पानी मिलाते जाइए, पानी के अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा सा उसके अंदर बढ़ाते जाइए। आप जैसे जैसे उसके अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसको डिफॉर्म करने में जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है सॉइल की तरफ से, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होने लगेगा। और जो रेजिस्टेंस कम होने वाली स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है कि जब सॉइल को डिफॉर्म करने में जो रेजिस्टेंस मिलता है, वो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है, धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है। इसका क्लियर होगा? तो उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट। आप पानी और बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते जाइए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सॉइल एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगी। आप गमले की सॉइल को ही अपने दिमाग में रखिए, गमले में पानी डालते जाइए, थोड़ी देर बाद सॉइल ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगी कि उसको डिफॉर्म करने में जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। आप सॉइल को जिस चाहे उस शेप में मोड़ पाएंगे, आप जिस चाहे उस शेप में उसको बना पाएंगे। आपको उसका गोला बनाना है तो गोला बना दीजिए, उसको रोल बनाना है रोल बना दीजिए, आपको फिर जो करना है वो कर लीजिए। मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। हम इस स्टेट को सॉइल की बोलते हैं प्लास्टिक स्टेट। तो प्लास्टिक स्टेट सॉइल की कौन सी स्टेट होती है? जब नो रेजिस्टेंस मिलता है, आप उसको बड़ी आसानी से बिना किसी रेजिस्टेंस के डिफॉर्म कर सकते हैं। आप पानी और बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते जाइए, और बढ़ाते जाइए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सॉइल के अंदर लिक्विड स्टेट आ जाएगी। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट कैसी स्टेट है? लिक्विड स्टेट ऐसी स्टेट है कि अब आपको डिफॉर्म करने के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सॉइल सेल्फ डिफॉर्मेशन हो जाएगा सॉइल के अंदर, सॉइल अपने आप डिफॉर्म हो जाएगी, है ना? सेल्फ डिफॉर्म। अब मैं आपको फिर से एक गमले की सॉइल के अंदर बता रहा हूँ। गमले की सॉइल परफेक्टली ड्राई थी, तो जब गमले की सॉइल परफेक्टली ड्राई थी तब वो सॉलिड स्टेट में थी। आपने उसका थोड़ा सा पानी डाला और उसके अंदर ऐसा फेज आया कि उसके डिफॉर्मेशन में मिलने वाला रेजिस्टेंस कम होने लगा, सेमी सॉलिड स्टेट। आपने और पानी डाला, थोड़ी देर के बाद वो एक ऐसी स्टेट में पहुंची जब पूरे रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। आपको उसके अंदर उंगली घुसानी है, उंगली घुसा दीजिए, सॉइल को निकालना है निकाल लीजिए, और हाथ से जो बनाना है बना दीजिए। प्लास्टिक स्टेट। और आप और पानी मिलाते जाइए, और पानी मिलाते जाइए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स पानी के साथ बहना चालू कर देंगे। सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर लिक्विडिटी आ जाएगी, उसके अंदर लिक्विड स्टेट जनरेट हो जाएगी। मतलब सॉइल के अंदर इतना पानी हो जाएगा कि अब आपको उसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही डिफॉर्म हो जाएगी। वो ऐसा पेस्ट बन जाएगा लिक्विड के साथ, इस तरह की सॉइल मास बन जाएगा कि वो कीचड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, और कीचड़ में कन्वर्ट होने के बाद वो अपने आप डिफॉर्म हो जाएगी। आपको उसके बाद फोर्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो पानी बढ़ाने के साथ साथ सॉइल के डिफॉर्मेशन में चेंज होने की वजह से ये सॉइल की 4 अलग-अलग स्टेट्स होती हैं। सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। हम इन्हीं 3 स्टेट्स के बेसिस पर कंसिस्टेंसी लिमिट्स को डिफाइन करते हैं।
अब ध्यान से देखिएगा कंसिस्टेंसी लिमिट्स बेसिकली होती क्या है, उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक कर्व मैंने बनाया हुआ है, ये कर्व अटरबर्ग ने दिया हुआ था और ये कर्व हमें सॉइल की कंसिस्टेंसी लिमिट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। जैसे कि अगर हम इस कर्व के स्टार्टिंग में देखें, है ना, इस कर्व के अगर हम इनिशियल पॉइंट के ऊपर देखते हैं, तो इस कर्व के इनिशियल पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर जगह पर मेरा वाटर कंटेंट 0 है और यहाँ पर मेरी सॉइल कैसी है, मेरा वाटर कंटेंट 0 है और यहाँ पर मेरी सॉइल कैसी है, मेरी सॉइल एकदम ड्राई स्टेट में रखी हुई है। मेरी सॉइल यहाँ पर एकदम ड्राई स्टेट में रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा सॉइल एकदम ड्राई है इस पर्टिकुलर जगह पर। उसके बाद मैंने एक जगह पर तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर, है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास लिया है और दूसरी एक्सिस पर मैंने वाटर कंटेंट लिया हुआ है। तो मैं ड्राई सॉइल के अंदर मैंने क्या किया, वाटर कंटेंट को बढ़ाना चालू किया। ठीक है, अभी ड्राई स्टेट में सॉइल का वॉल्यूम कितना रहा होगा, जब सॉइल ड्राई रही होगी तो उसका वॉल्यूम कितना रहा होगा। तो अगर मैं एक ड्राई सॉइल का वॉल्यूम देखूंगा तो ड्राई सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा, ड्राई सॉइल का वॉल्यूम होगा वी ऑफ सॉलिड्स और प्लस वी ऑफ वॉइड। ये अलग बात है कि ड्राई स्टेट में पूरे के पूरे वॉइड्स किससे भरे हुए हैं, पूरे के पूरे वॉइड्स वाटर से भरे हुए हैं, पूरे पूरे वॉइड्स एयर से भरे हुए हैं, अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मैंने उस वॉल्यूम को यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये देखिए वीडी पूरा बनाया हुआ है। ये जब फल ड्राई है तब उसके अंदर इतना मेरा वॉल्यूम है वीडी। अब मैंने क्या किया, धीरे 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 आया। अब अगर मैं सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाता हूँ तो क्या सॉइल का वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा, नहीं, अभी सॉइल का वॉल्यूम बढ़ना चालू नहीं होगा। क्या होगा, जैसे जैसे मैं सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट मिलाऊंगा, ड्राई सॉइल के अंदर जैसे जैसे वाटर डालूंगा, तो इनिशियली क्या होगा, सॉइल अपने अपने वॉइड्स के अंदर एयर भरेगी, उस एयर को बाहर निकालेगी और वाटर को अंदर ले लेगी, है ना। क्या होता है, वाटर की ग्रेविटी ज्यादा होती है एयर से, वाटर भारी होता है, इसलिए वो नीचे बैठता जाता है और एयर ऊपर जाती है। तो जैसे जैसे वॉइड्स में पानी भरता जाएगा, एयर सॉइल में से बाहर निकलती जाएगी और वो पानी वॉइड्स को फिलअप करता जाएगा, लेकिन वॉइड्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्योंकि एयर बाहर निकल रही है, पानी अंदर आ रहा है। तो वॉइड्स का वॉल्यूम क्या चलेगा, कॉन्स्टेंट चलेगा। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है वैसे 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 जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट चलता जा रहा है ना, जो सॉइल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट चलता जा रहा है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वॉल्यूम कांस्टेंट आया इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके क्या हुआ कि 100% ऑफ द एयर, 100% ऑफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 100% ऑफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कैसी लाइन हो गई, ये लाइन सैचुरेशन की लाइन हो गई, ये लाइन सैचुरेशन की लाइन हो गई। यहाँ पर मेरी सॉइल सैचुरेट हो चुकी है। यहाँ पर मेरी सॉइल क्या थी, बीच में पार्शियली सैचुरेट थी। मेरी सॉइल पार्शियली सैचुरेट क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उसके अंदर क्या थी, एयर थी और थोड़ा सा वाटर था। और ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी सॉइल दिखा रही है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, ये वाली ड्राई सॉइल दिखा रही है। तो ये पहली लाइन ड्राई सॉइल की है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं आगे बढ़ा तो मेरी सॉइल पार्शियली सैचुरेट थी और इस पर्टिकुलर लाइन पे आकर मेरी सॉइल क्या हो गई, कंप्लीटली सैचुरेट हो गई। सर क्लियर हो ना। लेकिन यहाँ तक सॉइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ा क्योंकि वाटर ने क्या किया, एयर को रिप्लेस किया और वॉइड्स में वाटर बैठता गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने पानी को और मिलाया। आप अभी यहीं पर मानी नहीं और आपने और पानी डालना चालू किया और पानी डालना चालू किया। अब सॉइल तो सैचुरेट हो चुकी है, ऑल दी वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। अब अगर आप और पानी डालेंगे और अगर सॉइल के अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी है, कंडीशन, अगर सॉइल के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है तो सॉइल सॉइलिंग करेगी। सॉइलिंग करेगी मतलब जो एडिशनल वाटर है उसे अपने वॉइड्स में रखने के लिए अपने वॉइड के वॉल्यूम को बड़ा करने की कोशिश करेगी। सॉलिड नहीं बढ़ेंगे, सॉलिड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सॉलिड का वही मास रहेगा, सॉलिड का वही वेट रहेगा, सॉलिड का वही वॉल्यूम रहेगा। केवल क्या होगा, जो वॉइड का वॉल्यूम है वो बढ़ना चालू होगा क्योंकि उसको एडिशनल वाटर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, उस वाटर को भी उसको अपने अंदर रखना है। तो धीरे 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 सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। पॉइंट ए तक सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। पॉइंट ए पर आकर के, है ना, आप सॉइल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। अब हर एक सॉइल की पानी को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी होती है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल की भी अपनी कैपेसिटी है। ब्लैक कॉटन सॉइल के ढेर में आप पानी डालते जाइए, डालते जाइए, तो वो 350% एब्जॉर्ब करेगी, 400% एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन उसके बाद फिर भी आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, वो कीचड़ बन के पानी के साथ बहने लगेगी और डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये जो ए पॉइंट है, ये वही पॉइंट है, ये मैक्सिमम लिमिट है सॉइल की वाटर को अपने वॉइड्स के अंदर होल्ड करने की। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सॉइल पानी के साथ बहना स्टार्ट कर देती है, तो लिक्विड फ्लो का पॉइंट आ जाता है। अभी अगर आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, अगर आपने इन चीजों को बहुत अच्छे से समझा है तो आप लोग बड़ी आसानी से, अब मैं जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स को आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ
उन कंसिस्टेंसी लिमिट को आप आसानी से समझ पाएंगे। उन मेरी कंसिस्टेंसी लिमिट्स को आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से नीचे, जब मैं सॉइल के अंदर वॉल्यूम बढ़ा रहा था और सॉइल के अंदर वॉल्यूम बढ़ाते 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 मैं कहां तक ले गया, श्रिंकेज लिमिट तक ले गया, मतलब मैं सैचुरेटेड स्टेट तक ले गया। तो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंचने तक क्या हुआ, सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ सफिशिएंट वाटर नहीं था, सॉइल पार्शियली सैचुरेट थी ना, तो सॉइल के पार्टिकल के चारों तरफ सफिशिएंट वाटर नहीं था। और अगर पार्टिकल के चारों तरफ सफिशिएंट वाटर नहीं होता है तो पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर पाते, प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए सॉइल मैक्सिमम रेजिस्टेंस देती है ना। तो जब तक सॉइल कंप्लीटली सैचुरेट नहीं होती तब तक हम लोग सॉइल को किसमें मानते हैं, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और वो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जहां पर सॉइल सैचुरेट हो जाती है और अब सॉइल सॉलिड स्टेट को क्रॉस कर जाती है, उस लिमिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस लिमिट को हम लोग बोल देते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो यहाँ पर जो WS लिखा हुआ है, ये WS ही हमारा क्या है, श्रिंकेज लिमिट है ना। अगर हम इस लाइन के साइड देखेंगे तो सॉइल क्या है, पार्शियली सैचुरेट। इस लाइन पर सॉइल क्या हो चुकी है, सैचुरेट। और इस लाइन के अगर हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो मेरी सॉइल अब क्या होने वाली है, मेरी सॉइल अब ओवर सैचुरेट होने वाली है, मेरी सॉइल अब सुपर सैचुरेशन की तरफ बढ़ रही है ना। तो अब अगर मैं इस लाइन की तरफ देखता हूँ, जो लाइन कैपिटल बी से आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर सॉइल के चारों तरफ अच्छी तरह से पानी आ चुका है, सॉइल के चारों तरफ अच्छी तरह से वाटर आ चुका है। तो सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेशन देना चालू कर देंगे। अगर सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेशन देना चालू कर देंगे तो सॉइल को डिफॉर्म करने में जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो रेजिस्टेंस धीरे 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 कम होने लगेगा। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ल्यूब्रिकेशन भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ल्यूब्रिकेशन बढ़ता जाएगा जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस के कम होने का फेज है उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड स्टेट। इसका क्लियर है ना? ये बी से लेकर ए तक सुपर सैचुरेशन है, इसको हमने बोला सेमी सॉलिड स्टेट। अब हमने पानी और मिलाया तो थोड़ी देर बाद सॉइल एक ऐसी स्टेट में आ गई कि सॉइल बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं देगी अपने डिफॉर्मेशन में। आप जिस तरीके से डिफॉर्म करना चाहते हैं उससे डिफॉर्म कर लीजिए। तो वो वाटर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट पर सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाती है, उस वाटर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। क्लियर? प्लास्टिक स्टेट एक पूरा ऐसा रीजन है जहां पर सॉइल को आप आराम से डिफॉर्म कर सकते हैं, जिस शेप में चाहे उस शेप में बना सकते हैं, आप उसमें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर लेते हैं, अगर आप प्लास्टिक लिमिट को भी क्रॉस कर लेते हैं तो सॉइल किसके अंदर आ जाती है, फिर सॉइल मेरी पहुंच जाती है लिक्विड स्टेट के अंदर। और प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड लिमिट में जाने के लिए जो वाटर कंटेंट बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है कि वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जहां तक सॉइल प्लास्टिक लिमिट में रहे, या वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पर सॉइल लिक्विड स्टेट में आ जाए। लिक्विड स्टेट मतलब अब उसके अंदर फ्लो प्रॉपर्टी डेवलप होने लगती है, वो पानी के साथ बहना चालू करने लगती है, सेट में नोट। और ए पॉइंट के बाद तो वो सॉइल कंप्लीटली खत्म हो जाती है, वो सॉइल कंप्लीटली कीचड़ में कन्वर्ट हो जाती है और अब वो वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती। तो ये 4 स्टेट हैं और ये 4 स्टेट्स के बीच में 3 लिमिट आती हैं, श्रिंकेज की लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। ये लिमिट इसेंशियली क्या कहलाती हैं, ये लिमिट्स वाटर कंटेंट ही कहलाती हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यूज ही होती हैं। पर ये ऐसे वाटर कंटेंट होते हैं जहां पर सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर एक सडन चेंज लेकर के आती है। कंसिस्टेंसी क्या, डिफॉर्मेशन में होने वाली आसानी, डिफॉर्मेशन में होने वाली एज, डिफॉर्मेशन में होने वाली होमोजेनिटी, उसके अंदर जहां पर सॉइल चेंज लेके आती है उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंसी की लिमिट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ से आपको कुछ और कंक्लूजन निकालने होंगे, है ना। आपको एक बहुत बड़ा कंक्लूजन जो आपसे पेपर में बहुत पूछा जाएगा, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सॉइल के अंदर उसका वॉल्यूम वी ड्राई के बराबर ही रहता है जब तक कि सॉइल सैचुरेट नहीं हो जाती है, तब तक वो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये देखिए, सॉइल का वॉल्यूम यहाँ पर वीटी था और वो सॉइल का वॉल्यूम लगातार क्या रहा, उतना ही रहा, कब तक, वी सैचुरेट के बराबर। तो वी सैचुरेट और वी ड्राई ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका क्लियर होना। हाँ, एक बात बहुत क्लियर है कि वी सुपर सैचुरेट का मतलब जब सॉइल के अंदर हम सैचुरेशन से भी ज्यादा वॉल्यूम डालने की कोशिश करते हैं तो वो जरूर ज्यादा हो जाएगा। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो वॉल्यूम जरूर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ड्राई वॉल्यूम को देखेंगे तो सैचुरेशन तक वो वॉल्यूम एकदम हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम थोड़ा सा इन थ्योरेटिकल मेजरमेंट्स के अंदर प्रैक्टिकल चीजों को नजरअंदाज करते हैं और उनको कभी भी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, ना एग्जाम में करेंगे, ना किसी क्वेश्चन में करेंगे, और ना ही आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कल सेल्फ कॉम्पेक्शन की बात हुई थी, जब आप सॉइल के अंदर पानी मिलाना स्टार्ट करते हैं तो ये बात सही है, ये वाली लाइन थोड़ा सा नीचे आती है ना? और नीचे आने के बाद फिर ये ग्राफ इस तरीके से उठ के ऊपर आता है, ये इसका एक्चुअल ग्राफ होता है इस तरीके से, है ना। सर एक कंफ्यूजन है।
मैं समझा लूं पहले थोड़ा सा। यस सर। लेकिन हम इन चीजों को कंसिडर नहीं करते सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, है ना। हम बड़ी क्लियरली सॉइल मैकेनिक्स के अंदर थ्योरेटिकल चीजों को ही लेकर के चलेंगे, और हम हमेशा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर क्या मानेंगे, एक्चुअल में कुछ होता हो या एक्चुअल में कुछ नहीं होता हो, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स हमसे बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि अगर कोई भी सॉइल हो, अगर वो फाइन ग्रेन्ड है, तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो ड्राई सॉइल से लेकर के और सैचुरेशन तक कॉन्स्टेंट रहेगा। रहेगा मतलब रहेगा। और सैचुरेशन के बाद सुपर सैचुरेशन में जब हो जाएगी, तब उसका वॉल्यूम वाटर कंटेंट के साथ लीनियरली बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इन चीजों को हमेशा मानेंगे, एक्चुअल चीज में कुछ होता हो या नहीं होता हो, एक्चुअल पर कुछ होता हो नहीं होता हो, किसी किताब में दिया हो तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, और आपको कभी क्वेश्चंस भी ना तो आए या ना कभी आ सकते हैं। बैचलर्स के लेवल पर ये इतनी सी नॉलेज जो मैंने आपको बताई, ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, ये जो ग्राफ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये जो ग्राफ मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला ग्राफ एसेंशियली केवल और केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही वैलिड है ना। ये ग्राफ केवल और केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही वैलिड है, केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और किसी चीज के लिए वैलिड नहीं है ना। अटरबर्ग ने उनका जो भी एनालिसिस किया था, वो पूरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए था। उसका रीजन होता है कंसिस्टेंसी फाइन ग्रेन सॉइल की चेंज हो पाती है। अगर आप ग्रेवल को कंसिडर कर लीजिए, तो ग्रेवल सैचुरेट ही नहीं हो पाते। ग्रेवल अगर सैचुरेट ही नहीं हो पाएंगे तो क्या की कंसिस्टेंसी, वहां तो कुछ होगा ही नहीं, वहां तो सॉलिड स्टेट रहनी है, वहां तो प्लास्टिक स्टेट आती नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। सैंड को ले लीजिए, अगर सैंड के अंदर क्ले नहीं है, अगर सैंड के अंदर क्ले नहीं है ना, केवल सैंड पार्टिकल्स हैं प्योर, तो सैंड पार्टिकल्स के अंदर इतना कुछ होता ही नहीं है। प्लास्टिक स्टेट इस तरह से लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में जाता ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा अटरवर्क का एनालिसिस केवल और केवल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए वैलिड है। असल में क्या है, हम यहाँ पर पार्टिकल साइज एनालिसिस ही कर रहे हैं। सॉइल के पार्टिकल के साइज का उसकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, हम इन्हीं चीजों को देख रहे हैं। इसका क्लियर हो? जब हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं, तो सीव एनालिसिस किसके लिए परफॉर्म होता है, पोस्ट ग्रेन सॉइल के लिए, और उसके लिए क्या निकलता है, सीयू और सीसी। अब फाइन ग्रेन सॉइल की दिक्कत थी, फाइन ग्रेन सॉइल को हम सीव एनालिसिस में या सेडिमेंटेशन एनालिसिस में भी उतने अच्छे से हम लोग पार्टिकल का एनालिसिस कर नहीं पाते। तो अटरवर्क ने उसके लिए पूरा का पूरा एक अलग ये पूरा का पूरा कंसेप्ट तैयार किया, जिसमें हम सॉइल की कंसिस्टेंसी के बेसिस पर थोड़ी देर के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करेंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसी निकल के आ रही हैं। ठीक है, आप बताओ विवेक। सर मैं ये बोल रहा था कि जब अपनी कल जैसे क्वेश्चन था, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ा रहे थे अपन वाटर कंटेंट हटा के, तो एक ही वॉल्यूम में ई की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्या? सुपर सैचुरेशन में जाएंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगी, नहीं, जैसे अपन वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगी। ड्राई सॉइल से अपन सैचुरेटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूम तो डिफर नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, सुपर सैचुरेटेड होगी तो डिफर करेगा। सुपर सैचुरेटेड को क्वेश्चन के अंदर सैचुरेटेड नहीं बोलता, सुपर सैचुरेटेड ही बोलता है। अगर सॉइल ड्राई है, हाँ, उसका मतलब वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के बराबर है। अगर भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ तुमसे कि वो ड्राई से सैचुरेशन का मतलब बी पर आ रही है या यहाँ पर आ रही है या यहाँ पर आ रही है, पहले ये तो पता करो। सर सी से बी में जा रही है। ये अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कि वॉइड रेशो नहीं चेंज होता या वॉल्यूम नहीं चेंज होता, तभी बी पर आ सकती है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है सर, जैसे कल वाला क्वेश्चन अपन ने किया था ना, लास्ट वाला, तो उसमें सैचुरेशन का केस था। क्या था? वो सुपर सैचुरेशन का केस था ना वो, तो क्योंकि फॉइल को कॉम्पैक्ट किया गया था, उसके अंदर फॉइल का वॉल्यूम किया था। हाँ ठीक है सर, फॉइल मुझे यहाँ कहीं मौजूद थी और उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करके यहाँ कहीं लाया गया था। ठीक है सर। ठीक है, अगर सॉइल का वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है तो वो सुपर सैचुरेशन और सैचुरेशन वाले केस हो जाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर सुपर सैचुरेशन को सुपर सैचुरेशन नहीं लिखता वो, है ना। एक बार देखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, सॉइल को यहाँ से लेकर यहाँ तक सैचुरेटिव माना जाता है। ये आपकी खुद की एबिलिटी होनी चाहिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि कब सॉइल सैचुरेट है, कब सॉइल सुपर सैचुरेट है। इनिशियली उसमें वाटर कंटेंट 5% दिया था। ठीक है, तो फिर वो सुपर सैचुरेशन कंडीशन में कैसे हो सकती है ना, सॉइल का वॉल्यूम बहुत ठीक है, 5% दिया था, उसने कॉम्पैक्ट की ना सॉइल। हाँ सर, ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट 5% में सॉइल यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है, और उसके बाद अच्छा चला गया कॉम्पैक्ट होके। हाँ सर, फिर सर सैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन में क्या अंतर रहेगा? ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। सैचुरेशन का मतलब होता है कि सॉइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, सॉइल का वॉल्यूम उसके ड्राई वॉल्यूम के बराबर है। सुपर सैचुरेशन का मतलब होता है कि सॉइल के वॉइड बढ़ना चालू हो गए, उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है। ओके सर। सर इसमें कहीं भी इसमें लिक्विड में हो जाएगा सुपर सैचुरेशन?
सेमी सॉलिड से लेकर के और लिक्विड तक सुपर सैचुरेशन ही सुपर सैचुरेशन है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये पूरा सुपर सैचुरेशन है, केवल ये वाली एक लाइन है जो किसको दिखा रही है, सैचुरेशन को दिखा रही है, और ये वाला पूरा का पूरा ड्राई पार्शियल सैचुरेट को दिखा रहा है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ड्राई को दिखा रही है। और कुछ पूछना है किसी को? सर मेरे को ये पूछना था कि सेमी सॉलिड स्टेट में और प्लास्टिक स्टेट पे सर का बिहेवियर कैसे रहेगा सर? मतलब क्या रहेगा सर? सेमी सॉलिड स्टेट है फाइल की और प्लास्टिक स्टेट है, तो सर दोनों में क्या अंतर रहेगा सर? मतलब वो सेमी सॉलिड स्टेट में रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन रेजिस्टेंस लगातार कम होता जाता है। सॉलिड स्टेट क्या होती है? सॉलिड स्टेट में तो आप सॉइल को डिफॉर्म करोगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है सोम? तो दोनों में तो मतलब उस पर अपन हानि में लाया तो वही समझा रहा हूँ। तो मैं सॉलिड स्टेट क्लियर है ना? सॉलिड स्टेट में सॉइल को डिफॉर्म करने में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? हाँ सर, हाँ। और प्लास्टिक स्टेट में सॉइल को डिफॉर्म करने में जीरो रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? इतनी चीज क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है जीरो रेजिस्टेंस। जीरो प्लास्टिक में डिफॉर्म करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप उसको डिफॉर्म करना चाहते हैं, आसानी से डिफॉर्म हो जाएगी। और इसके बीच का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मैक्सिमम से लेकर जीरो तक ड्रॉप होता है। सेमी सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर सॉइल को डिफॉर्म करने में मिलने वाला रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और जो लिक्विड स्टेट होती है वो सेल्फ डिफॉर्मेशन की स्टेट होती है। हाँ सर, वो तो क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ सर, मतलब वो प्लास्टिक और सॉलिड के बीच की जो अपना रीजन रहेगा उसको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। रेजिस्टेंस में जो कमी आने का रीजन रहेगा उसको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं, ठीक है? और से कुछ पूछना है क्या? नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके लिमिट्स का डिटरमिनेशन। हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके कि इन लिमिट्स का हम डिटरमिनेशन कैसे कर सकते हैं, हम इन लिमिट्स को निकाल कैसे सकते हैं। अब इन लिमिट्स को अगर आपको एक एक करके निकालना है तो इन लिमिट्स को निकालने के लिए पहली बात तो ये कि आपको कोड ध्यान में होना चाहिए। जब हम वाटर कंटेंट का डिटरमिनेशन करते थे तब पार्ट 2 होता था, और अब जब हम कंसिस्टेंसी लिमिट का डिटरमिनेशन करेंगे तो पार्ट 5 होगा, है ना? 1970 का कोड है, ठीक है? कोड का नाम बिल्कुल सेम है, 2720। पूरी सॉइल के अंदर यही कोड यूज होता है, इसके अलावा पार्ट्स हैं। टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन के आंसर में, सॉल्यूशन में मैंने आपको इसकी पूरी लिस्ट भी दी हुई है, आईएस कोड की पूरी लिस्ट भी दी हुई है। शायद आपको थर्ड टेस्ट में मिलेगी मेरे ख्याल से, थर्ड टेस्ट में या सेकंड टेस्ट में। जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया होगा उन बच्चों ने सॉल्यूशन के अंदर लिस्ट देखी होगी। देखिए, इसके बाद लिक्विड लिमिट को थोड़ा सा निकालने का तरीका हम लोग समझते हैं कि लिक्विड लिमिट को हम लोग निकालेंगे कैसे। लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर है कि द वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक। मतलब सॉइल लिक्विड से प्लास्टिक या प्लास्टिक से लिक्विड लिमिट में, लिक्विड स्टेट में। सर रुक रही है क्लास? हैंग हो 2 मिनट बताओ जी। अभी मेरी आवाज आ रही है विकास जी? जी आ रही है सर। ठीक, तो लिक्विड लिमिट मेरे ख्याल से बच्चों को क्लियर होगा कि जब हम प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर जाते हैं तो हम उस चीज को लिक्विड लिमिट बोलते हैं। मैंने उसको पूरा आपको सामने भी डिस्क्राइब किया, मैंने आपको आगे सर लिमिट। हाँ सर, इसमें लिखा है लिक्विड टू प्लास्टिक। आप प्लास्टिक टू लिक्विड, लिक्विड टू प्लास्टिक, दोनों बातें सही हैं। अगर आप जी जी ठीक सर। करते हो तो प्लास्टिक टू लिक्विड होगा, और वाटर कंटेंट को कम करते हो तो लिक्विड टू प्लास्टिक आएगा। आप सॉइल की ड्राइंग कर रहे हो या सॉइल के अंदर वाटरिंग कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है।
जी 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 दोनों सर डेफिनेशन सही होते हैं। अगर सॉइल की ड्राइंग हो रही है जी सर लिक्विड टू प्लास्टिक आ जाएगी, और अगर सॉइल के अंदर वाटरिंग हो रही है तो प्लास्टिक टू लिक्विड आ जाएगी। दोनों डेफिनेशन सही होती है, ठीक है। द लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइंड इन द लैबोरेटरी बाय कैसाग्रांडेस एपरेटस। कैसाग्रांडेस एपरेटस क्या होता है? कैसाग्रांडे एपरेटस बेसिकली हम लोग, ये जो हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है ASTM का टेस्ट किया हुआ है। ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स होता है ASTM, उससे हम लोगों ने ये पूरा टेस्ट IS कोर्स के अंदर लिया हुआ है। कैसाग्रांडे एपरेटस कैसा होता है, मैं आपको अगली स्लाइड के ऊपर इसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसके थ्रू हम लोग सॉइल का टेस्ट करते हैं। अगली सॉइल इस स्लाइड के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कैसाग्रांडे एपरेटस मैंने बनाया हुआ है। इस कैसाग्रांडे एपरेटस के अंदर ये बाउल है ना, ये आपको दिख रहा होगा, एक कटोरी जैसा बाउल होता है ना। नीचे यहाँ पर रबर बेस होता है, ये नीचे एक रबर बेस है, ठीक है। ये जो हाइट होती है यहाँ पर, मतलब ये जो इसके बीच में हाइट है ना, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये वाली, इस हाइट की जो दूरी होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर रैंडम कुछ भी अपने मन से पानी मिला देते हैं, जितना हमें मिलाना है उतना, है ना। तकरीबन 125 ग्राम की सॉइल हम लेते हैं, और उस 125 ग्राम की सॉइल को 425 माइक्रोन से सीव करने के बाद हम उसके अंदर पानी मिला देते हैं। जितना पानी हमें मिलाना है अपने मन से, है ना। लेट अस सपोज दैट उसके अंदर वाटर कंटेंट 20% डाल दिया, 50% डाल दिया, 30% डाल दिया, जितना मिलाना है उतना, जितना पानी डालना है उतना पानी डाल दीजिए, और उसका पेस्ट बना दीजिए बहुत अच्छे से। और उस पेस्ट को क्या कीजिए, इस बाउल के अंदर लाके अच्छे से भर दीजिए, है ना। उस पेस्ट को इस बाउल के अंदर लाके भर दीजिए। फिर एक ग्रुप कटर होता है चम्मच की तरह, है ना, इस तरह का दिखता है, एक ग्रुप कटर होता है। जिन बच्चों ने इस एपरेटस को अपने लैब में परफॉर्म किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा। एक चम्मच की तरह इस तरह का ग्रुप कटर होता है, वो ग्रुप कटर लेते हैं और इस सॉइल को हम लोग बीच में से कट कर देते हैं इस तरीके से। इस सॉइल को बीच में से कट कर देते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पर एक सॉइल मैंने कट कर दी इस ग्रुप कटर से। फिर आपको इस क्रॉस सेक्शन इस तरीके का दिखाई देता है ना। ये बाउल है, इस बाउल के अंदर एक सॉइल भरी हुई है और आपने एक ग्रुप कटर से इसको इस तरीके से कट कर दिया इस शेप में, क्लियर हो। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो हैंडल आपको दिख रहा है, इस हैंडल को हम लोग रोटेट करने की कोशिश करते हैं। इस हैंडल को हम लोग घुमाने लगते हैं। हम जैसे जैसे इस हैंडल को घुमाते हैं वैसे वैसे एक कप ऊपर उठता है और फ्री फॉल करता है इस रबर बेस के ऊपर 1 सेंटीमीटर की हाइट से, है ना। जैसे इसको घुमाएंगे अपन तो एक कप ऊपर की तरफ उठेगा और फिर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा। एक रोटेशन में, इस हैंडल के एक रोटेशन में ये एक बार नीचे गिर जाएगा। क्लियर और नोट। और जो फॉलिंग की हाइट रहेगी वो हाइट हमेशा 1 सेंटीमीटर रहेगी। 1 सेंटीमीटर की हाइट से ये रबर के ऊपर नीचे गिरेगा। अब जब ये रबर के ऊपर नीचे गिरेगा तो रबर के ऊपर नीचे गिरने से इसको एक इम्पैक्ट मिलेगा। इसको इम्पैक्ट मिलने की वजह से ये जो दोनों फेस हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस, है ना, इस ग्रुप के, ये दोनों फेस एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर के बाद हमको एक ऐसा फिगर मिल जाएगा, ये जो दोनों फेस हैं एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, है ना। ये दोनों फेस हैं एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे लगभग इस तरीके से। अब हमको ये देख लेना है कि इन दोनों फेस के एक दूसरे के आसपास आने में हमें इस कप को कितनी बार पटकना पड़ रहा है, हमें इस कप को कितनी बार गिराना पड़ रहा है, या फिर इस हैंडल को हमें कितनी बार घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर मिलाया गया, तो वो वाटर कंटेंट जब हम एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ रोटेशंस पे इन दोनों ग्रुप्स को, इन दोनों फेसेस को एक दूसरे के पास पास ले आते हैं, वो कहलाता है सॉइल की लिक्विड लिमिट। इसका क्लियर हो। जैसे कि आपने अपने मन से कोई पानी मिला दिया, आपने पानी मिला दिया, लेट अस सपोज दैट 40% वाटर कंटेंट आपने डाल दिया और आपने इसको घुमाया और आपने देखा कि 10 बार घुमाने पर, 10 बार इस सॉइल को इस कप को गिराने पर दोनों फेस एक दूसरे के पास पास आ गए। तो आप समझ गए कि अरे तो 25 में आना था, मेरा 10 में आ गया, मतलब पानी ज्यादा है, पानी कम कर दीजिए। आपने पानी कर दिया 10% और फिर से आपने इनको कप्स को गिराया और इस बार में ये 50 बार गिराने पे एक दूसरे के पास पास आए। इसका मतलब आप फिर समझ गए कि यार पानी कम हो गया, मुझे 25 बार में करना था, फिर पानी थोड़ा सा और एडजस्ट कीजिए। इस तरीके से 4-5 रीडिंग ले लीजिए। आपका वो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट के मिलाने पर एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ फॉल्स में ये दोनों फेस एक दूसरे के पास पास आएंगे, उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को हम इस सॉइल की लिक्विड लिमिट बोलेंगे। इसका क्लियर हो। बहुत सिंपल सा एक आपके सामने ये टेस्ट है। आपको जो बातें यहाँ पर याद रखनी है, एक तो कैसाग्रांडे एपरेटस का नाम आपको याद रखना है, 120 ग्राम सॉइल लेते हैं ये याद रखना है, 425 माइक्रोन से लेते हैं ये याद रखना है। दूसरी बात आपको नीचे याद रखना है कि रबर बेस होता है और फॉल की हाइट कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर।
एक और चीज आपको याद रखनी है और वो है ग्रुप की डायमेंशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप की डायमेंशन क्या है, तो ग्रुप की डायमेंशन भी आप थोड़ा सा याद रखते हैं। ग्रुप की डायमेंशन क्या होती है? ग्रुप की डायमेंशन अगर आप टॉप पर देखते हैं तो ग्रुप की डायमेंशन निकल के आती है 11 mm। अगर आप साइड में हाइट इसकी देखते हैं तो हाइट निकल के आती है 8 mm, और नीचे अगर विड्थ देखते हैं तो नीचे विड्थ निकल के आती है 2 mm। इज दैट क्लियर और नॉट? नीचे विड्थ हमारी निकल के आती है 2 mm। तो डायमेंशन थोड़े से आपको याद रखनी पड़ेंगी। The shear strength of soil at liquid limit remains about 2.7%। ठीक है, अभी के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन इन चीजों को हम ज्यादा अच्छे से देखेंगे जब हम शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। जब हम शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम इन चीजों को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज होती है, बेसिकली सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है। अभी मैं आपको इस चीज को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली होती क्या है। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ में हम लोग देखते क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। नाउ सी क्लियरली, ग्रुप की डायमेंशंस के बाद हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कैसा ग्रांडे एपरेटस के अंदर जो नीचे वाला रबर बेस है, अगर उसको हार्ड मटेरियल से चेंज करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो नीचे वाला रबर बेस है उसको हम हार्ड मटेरियल से चेंज करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर रबर की जगह मैं क्या रख दूं? वुडन रख दूं, वुडन। या फिर मैं क्या रख दूं? यहाँ पर स्टील रख दूं, स्टील, या लोहा रख दूं, कुछ भी हार्ड मटेरियल रख दूं, रबर से हार्ड। तो क्या होगा? मेरी लिक्विड लिमिट कम आएगी, मेरी लिक्विड लिमिट बढ़ी हुई आएगी, या क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे हार्ड मटेरियल रखा तो उससे क्या होगा? मेरी इंपैक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी। रबर के ऊपर जब एक कप गिर रहा है तो उसको कुछ इंपैक्ट मिल रहा है। अगर ये कप लोहे के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर गिरेगा तो इंपैक्ट ज्यादा मिलेगा। इंपैक्ट ज्यादा मिलेगा तो ये दोनों फेस एक दूसरे की तरफ तेजी से आएंगे, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में आपकी लिक्विड लिमिट 35% थी, मतलब रबर के ऊपर जब ये कप गिरता था तो 35% वाटर मिलाने पर आपके फेस एक दूसरे के पास आते थे, लेकिन अगर आपने हार्ड मटेरियल रख दिया तो 35% से कम में आ जाएंगे। आपको उतना वाटर कंटेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उससे कम में ये चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इंपैक्ट एनर्जी बढ़ा दी। तो जो लिक्विड लिमिट आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? कम हुई मिलेगी। आपको लगेगा कि लिक्विड लिमिट कम हो चुकी है। इसका उल्टा, अगर आप नीचे एक सॉफ्ट मटेरियल रख देते हैं, तो अगर आप नीचे एक सॉफ्ट मटेरियल रखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? आपको लिक्विड लिमिट बढ़ी हुई मिलेगी। जैसे आपने इसके नीचे फॉर्म रख दिया, लेट अस सपोज दैट, अगर आपने इसके नीचे फॉर्म रखा तो फॉर्म रखने से दिक्कत क्या होगी कि आपको ये लगेगा कि मेरी जो लिक्विड लिमिट है वो लिक्विड लिमिट मेरी थोड़ी सी इंक्रीज कर चुकी है। एग्जैक्टली आपको लगेगा कि मेरी लिक्विड लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज कर चुकी है। नाउ सी क्लियरली, ये दोनों चीजें अपने दिमाग में थोड़ी सी रखिएगा। तो ये चीज यहाँ पर नीचे छोटू ने हमको बताई है कि अगर रबर बेस इज चेंज बाय हार्ड मटेरियल देन द लिक्विड लिमिट विल कम लेस एंड एक्चुअल लिमिट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल रखते हैं तो हमारी जो लिक्विड लिमिट होगी वो थोड़ी सी हमें बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। नाउ सी, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स में जाने के पहले अगर आपको लिक्विड लिमिट की डिटरमिनेशन में कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे एकदम क्लियर कर सकते हैं। वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी तो वो डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर हाँ जी सर, ये जो हार्ड मटेरियल में भी कितने नंबर ऑफ ब्लोस क्या देने बेटा? पड़ेंगे? हाँ जो हार्ड मटेरियल का अगर बेस रखते हैं हम लोग, हाँ, तो उसमें भी नंबर ऑफ ब्लोस 20 क्या बोल रहे हो? मटेरियल का रखा। अब तुम कौन सा हार्ड मटेरियल रख रहे हो? क्या रख रहे हो? उसके अंदर हार्डनेस कितनी है? आवाज आ रही है मेरी? बेकाफ जी आवाज आ रही है? बेकाफ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। ओके, हाँ अमन पूछो अब। मुझे होस्ट बनाइएगा सर, मुझे प्रेजेंटेशन शेयर करना पड़ेगा। देखो, मैं जहां तक तुम्हारा डाउट समझ पा रहा हूँ, तुम्हारा पूछने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मटेरियल को हार्ड कर देता हूँ तो फिर मुझे कितने ब्लोस यहाँ पर मारने पड़ेंगे, है ना। 25 नंबर ऑफ ब्लोस हम लोग निकाल के लाते हैं रबर की स्टैंडर्ड हार्डनेस के साथ। अब तुम नीचे कौन सा मटेरियल रख रहे हो, नीचे कैसा मटेरियल रखते हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है।
और ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इस तरीके से पूछा था कि अगर हम एक हार्ड मटेरियल रखते हैं तो लिक्विड लिमिट कम होगी या ज्यादा होगी। जब तक उस मटेरियल की एग्जैक्ट हार्डनेस हमें पता नहीं होगी और उस मटेरियल के हार्डनेस को हम रबर की हार्डनेस के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि उसको कितने ब्लोस लगेंगे या फिर वो कितने नंबर ऑफ इम्पैक्ट में दोनों फिजिक्स को एक दूसरे के पास पास ला पाएगा। ठीक है ना? सीधे मटेरियल के नाम नहीं बना सकते, हमें उसकी हार्डनेस चेक करनी पड़ेगी। जब उसकी हार्डनेस तो फिर उसकी हार्डनेस रबर से कंपेयर करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। और कुछ पूछना है क्या? नहीं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और अपने मेमोरी के अंदर बहुत अच्छे से आप लोग बसा के रखिएगा, आप कभी भी वो वाटर कंटेंट निकाल ही नहीं सकते जिससे 25 बिलो आएंगे। ऑलवेज रिमेंबर इट क्लियरली, बहुत अच्छे से दिमाग को इस बात को अपने अंदर रख लीजिए। जैसे कि इनिशियली आपने 40% पानी मिलाया और आपके दोनों फेस 10 नंबर ऑफ ब्लोस में एक दूसरे के पास पास आ गए। आपको लगा पानी ज्यादा हो गया, आपने पानी कम किया, आपने 10% पानी मिलाया। इस बार 50 नंबर ऑफ ब्लोस में फेस ज्यादा है। आपको लगा कि पानी बहुत कम हो गया, बहुत हार्ड पेस्ट बन गया, थोड़ा पानी बढ़ा दो। आपने 30% पानी किया, तो आपने देखा कि मेरे 15 नंबर ऑफ ब्लोस में पास पास आ गए। आपको लगा फिर पानी ज्यादा हो गया, फिर पानी को कम कर दूं। तो हिट एंड ट्रायल के साथ कभी भी एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ ब्लोस के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट निकाला ही नहीं जा सकता, है ना? आप जब तक हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे, या तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे ट्रायल मारिए, आपको कम ट्रायल्स में कभी भी ये चीज हो ही नहीं पाएगी कि आप एग्जैक्टली 25 नंबर ऑफ फॉल्स में उन दोनों फिजिक्स को एक दूसरे के पास पास लेकर के आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम 25 नंबर ऑफ फॉल्स का इंतजार नहीं करते, हम क्या करते हैं 4 या 5 रीडिंग ले लेते हैं। अपने मन से 40% पानी मिलाया, नंबर ऑफ फॉल ले लिए। अपने मन से 20% पानी मिलाया, नंबर ऑफ फॉल ले लिए। अपने मन से 10% पानी मिलाया, नंबर ऑफ फॉल ले लिए। 5% पानी मिलाया, नंबर ऑफ फॉल ले लिए। इस तरीके से हम 4-5 रीडिंग ले लेते हैं, 25 ब्लोस के अंदर आए या ना आए। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं कि इतने नंबर ऑफ ब्लोस इतने वाटर कंटेंट पे आए, इतने नंबर ऑफ ब्लोस इतने वाटर कंटेंट पे आए, और बीच वाली जितनी भी वैल्यूज होती है उन सबको प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ बनाते हैं वाटर कंटेंट के बीच में, नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में। नंबर ऑफ ब्लोस को लॉग स्केल पर लेते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग स्केल पर, लॉग बेस 10 पर, है ना? बेस 10 पर हम लोग लेके चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या 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 करते हैं, नेचुरल लॉग पर नहीं लेते, 10 पर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं फर्दर, ये जो पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये जो पूरी की पूरी एक ग्राफ बन जाता है ना? इस ग्राफ के अंदर देखते हैं कि 25 नंबर ऑफ फॉल किस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट आ रहा है, उस वाटर कंटेंट को निकाल लेते हैं, और वही वाटर कंटेंट हमारा क्या बन जाता है, वही वाटर कंटेंट हमारा लिक्विड लिमिट बन जाता है। तक ले रहा हूं? तो ये एक छोटा सा तरीका होता है लिक्विड लिमिट को निकालने का। अब ये जो कर्व है, जिस कर्व का हमने यूज किया लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, इस कर्व का नाम होता है फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इस कर्व का नाम होता है फ्लो इंडेक्स। और इस कर्व की जो बेसिकली स्लोप होती है, इसका नाम होता है फ्लो कर्व, और इस कर्व की जो स्लोप होती है उसका नाम होता है फ्लो इंडेक्स। ठीक है ना? फ्लो कर्व की जो स्लोप होती है उसका नाम होता है फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज फ्लो इंडेक्स। इस कर्व की स्लोप निकाल लीजिए। इस कर्व के ऊपर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप यही होती है, y एक्सिस पे आने वाली क्वांटिटीज का डिफरेंस अपॉन x एक्सिस पे आने वाली क्वांटिटीज का डिफरेंस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, W2 माइनस W1 मतलब y एक्सिस पे आने वाली क्वांटिटीज का डिफरेंस, और नीचे क्या कर दिया, आप देख पा रहे होंगे log 10 n1 अपॉन n2 लिखा हुआ है। तो बेसिकली असल में यहाँ पर हुआ क्या होगा, मैं आपको उस चीज को लिखकर बता देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे। यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर इसमें लिखा होगा IF इक्वल्स टू W2 माइनस W1, और नीचे लिखा होगा लॉग स्केल पर log 10 n1 माइनस का n2। ठीक है, तो यहाँ से ये log के साथ है log n2, यहाँ से log की प्रॉपर्टी के साथ आप लोग क्या कर लेंगे, ये ऊपर W2 माइनस W1 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी की वजह से log 10 और n1 अपॉन n2, और इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे फ्लो इंडेक्स इक्वेशन। ठीक है, तो आपने कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स के साथ लिक्विड लिमिट के टेस्ट को परफॉर्म किया,
और लिक्विड लिमिट के टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद आपने उस जो आपने रीडिंग ली, उन रीडिंग्स को आपने एक ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर लिया। ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करने के बाद अगर आपने कोई स्लोप निकाली, द स्लोप इज नोन एज द फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अपने दिमाग के अंदर इसको थोड़ा सा रखेंगे, ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है कि फ्लो इंडेक्स क्या होती है, तो वी कैन से कि ये इस कर्व की स्लोप होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली जो हमारी लिमिट है जिसका डिटरमिनेशन हमें करना है उसका नाम है प्लास्टिक लिमिट। तो अब थोड़ा सा प्लास्टिक लिमिट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक क्या होती है। लिक्विड लिमिट मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होगी। प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है कि सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो भी वाटर कंटेंट की लिमिट हमें मिल रही है, जिस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पर हमारी सॉइल प्लास्टिक से सेमी सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, दोनों बातें बोल सकते हैं, इसकी तरफ मूव कर रही है, दैट पर्टिकुलर लिमिट इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट। ना प्लास्टिक लिमिट हम निकालेंगे कैसे, तो उसका बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट प्रोसीजर होता है। आप सॉइल के अंदर कुछ भी पानी मिलाइए, आपको जितना पानी डालना है सॉइल के अंदर उतना पानी आप डाल लीजिए। सॉइल के अंदर उतना पानी डालने के बाद आप फिर क्या करेंगे, उस सॉइल के थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड बनाएंगे मतलब जैसा आपको फिगर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, सॉइल के अंदर बोतल से थोड़ा सा पानी डालने के बाद आपने उस सॉइल का पेस्ट अपने हाथ में लिया और उसको अपने हाथ में रब करके उसका थ्रेड बनाया। थ्रेड मतलब उसका धागा टाइप बनाने की कोशिश करी, है ना। अब जब आप थ्रेडनिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे थ्रेडनिंग करते 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 वो थ्रेड थोड़ी देर के बाद टूटना चालू हो जाएगा, क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्रम्बल मतलब टूटना, उसके अंदर क्रैक आने चालू हो जाएंगे। तो आपको वो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट देखना है, आपको वो पर्टिकुलर वाटर का अमाउंट देखना है जिस पर्टिकुलर वाटर को मिलाने पर ये जो मेरा थ्रेड था जिसे मैं अपनी पाम स्पीच में बना रहा था, ये मेरा थ्रेड एग्जैक्टली 3 mm के डायामीटर पे क्रैक हो, एग्जैक्टली 3 mm के डायमीटर पे क्रैक हो। तो उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर जो आपने वाटर कंटेंट मिलाया हुआ है, वही वाटर कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, वही वाटर कंटेंट हमारा लिक्विड लिमिट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को टेस्ट छोटा सा याद रखना है, बहुत सिंपल टेस्ट होता है। यहाँ 5 = 3 mm आपको दिखाई दे रहा होगा। 5 = 3 mm का मतलब है कि 5 का मतलब होता है डायमीटर और 3 mm आप लोग मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे जो थ्रेड बन रहा है इसके डायमीटर के बारे में बातचीत कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट पर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो प्लास्टिक लिमिट पर लिक्विड लिमिट से 100 गुना ज्यादा होती है, 100 गुना। मतलब जब हम प्लास्टिक स्टेट के अंदर होते हैं ना तो सॉइल की स्ट्रेंथ 100 टाइम्स लेस हो जाती है लिक्विड लिमिट तक पहुंचते 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 पहुंचते। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जब हम प्लास्टिक लिमिट पे देखते हैं तो लिक्विड लिमिट की 100 गुना स्ट्रेंथ होती है नॉर्मली ऑन एन एवरेज। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते किसी सॉइल की, लेकिन एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं तो 100 टाइम्स होते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से इस डेफिनेशन में और टेस्ट में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी छोटू हमसे क्या बोलना चाहता है, छोटू हमसे प्लास्टिसिटी के बारे में हमें कुछ बताना चाहता है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है ना। इस बात को हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चों को ये क्वेश्चन उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं होते, बच्चों को उतनी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन का इल्म नहीं होता, अपने दिमाग में बच्चे उसको कुछ भी क्लियर नहीं रखते, प्लास्टिसिटी को बहुत हल्के में लेते हैं। मैं आपको सॉइल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सॉइल के कॉन्ट्रास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सॉइल के थ्रू बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक जनरल बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपसे एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ हर एक मटेरियल के लिए। ये चीज वैलिड रही है, प्लास्टिसिटी सॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है, प्लास्टिसिटी हर एक इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी होती है। किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर जीरो भी होती है, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं ना। लेकिन प्लास्टिसिटी हर जगह हम लोग हर इंजीनियरिंग मटेरियल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। नाउ सी, प्लास्टिसिटी किसी मटेरियल की होती क्या है, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल को तेजी से डिफॉर्म करने की एबिलिटी देती है, रैपिडली डिफॉर्म करने की एबिलिटी देती है विदाउट रप्चर। रप्चर मतलब टूटना, विदाउट रप्चर, विदाउट इलास्टिक रिबाउंड। विदाउट इलास्टिक रिबाउंड मतलब बिना इलास्टिक रिबाउंड मतलब बिना वापस आए, मतलब आपने डिफॉर्म किया वो वापस नहीं आएगी। एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज, ये टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, विदाउट वॉल्यूम चेंज, है ना। इस बात को भी बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, विदाउट वॉल्यूम चेंज। Is that clear or not? Now see clearly, जो प्लास्टिसिटी होती है ना, जो प्लास्टिसिटी होती है वो प्लास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम चेंज के। बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, बहुत अच्छे से इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है का मतलब क्या है,
अगर वॉल्यूम चेंज हो रहे होंगे तो वो चीज प्लास्टिक नहीं होगी, और अगर प्लास्टिक होगी तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे, है ना। वॉल्यूम चेंज इलास्टिसिटी के दौरान सबसे ज्यादा होते हैं, प्लास्टिसिटी के दौरान वॉल्यूम चेंजेस नहीं होते। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को ये वाली चीज थोड़ी सी क्लियर होगी तो। देखिए क्या होता है, सपोज दैट कि हम एक पर्टिकुलर लोहे की बार को लेके चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोहे की बार है और उस लोहे की बार को हम लोग खींच रहे हैं। अब जब उस लोहे की बार को हम लोग खींचते हैं तो जब वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहती है, जब वो बार इलास्टिक बिहेवियर रखती है, तब क्या होता है, हम उसको लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में जितना खींचते हैं ना, वो लेटरल डायरेक्शन में उसी रेशियो में कम नहीं होती, है ना। क्योंकि लेटरल डायरेक्शन में क्या होता है, उसके अंदर अपोज होता है उस डिफॉर्मेशन का, वो लगातार रजिस्ट करती रहती है उस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन को। तो लेटरल डायरेक्शन में उसका उसी पर्टिकुलर रेशियो के साथ उसकी डायमेंशन कम नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो प्लास्टिक स्टेट में पहुंचती है, तो प्लास्टिक स्टेट में पहुंचने के बाद क्या होता है, सॉइल के अंदर फर्दर रेजिस्टेंस, सॉइल के अंदर नहीं, किसी मटेरियल के अंदर, अगर हम लोहे की बार ले रहे हैं तो लोहे की बार के अंदर फर्दर रेजिस्टेंस करने की एबिलिटी नहीं होती, वो बार फर्दर रेजिस्टेंस वहां पर नहीं कर पाती। और फर्दर रेजिस्टेंस नहीं कर पाती तो जब हम उसको लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में खींचते हैं तो सेम रेशियो के साथ लेटरल डायरेक्शन में कम भी हो जाती है। मतलब हमने उसको लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में खींच के उसके वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में कंप्रेस होकर लेटरल डायमेंशन को छोटा कर उसने अपने वॉल्यूम को कम कर लिया। कितना वॉल्यूम कम कर लिया, जितना हमने लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज दैट एक सॉइल है, आपको प्लास्टिक का परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। ब्लैक कॉटन सॉइल को इस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल अवेलेबल हैं, उन सब मटेरियल में परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल माना गया है, परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल। तो आप क्या कीजिए, अपने गमले में से थोड़ी सी सॉइल निकाल के लाइए, है ना, थोड़ी सी सॉइल निकाल के लाइए, और उस सॉइल का एक गोला जैसा बना के रख लीजिए। और फिर क्या कीजिए, उस गोले को कंप्रेस कीजिए। जब आप उस ब्लैक कॉटन सॉइल के गोले को कंप्रेस कर रहे होंगे, है ना, तो कंप्रेस करते टाइम पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा सा छोटा होने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम यू विल फाइंड दैट कि वो लेटरल डायरेक्शन में अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेगा। उसकी जो लेटरल डायमेंशन होगी ना, वो फैलती चली जाएंगी, वो थोड़ा सा फैल जाएंगी। ज्यादा दबाएंगे तो क्रैक कर जाएगा, प्लास्टिक एबिलिटी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा अपने आप को लेटरल डायरेक्शन में बढ़ा लेगा। दैट इज प्लास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। आप एक पर्टिकुलर डायमेंशन में वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी डायमेंशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर डायमेंशन में वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी डायमेंशन में वॉल्यूम कम हो जाता है। दैट इज प्लास्टिसिटी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्लास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम चेंज। प्लास्टिसिटी के दौरान वॉल्यूम चेंज होना परमिट नहीं होता, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो बिहेवियर प्लास्टिक बिहेवियर नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो प्लास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया। सॉइल मैकेनिक्स से उतना रिलेट नहीं करता, लेकिन पूरे के पूरे इंजीनियरिंग के अंदर, पूरे के पूरे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर आपको इस चीज को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। और प्लास्टिक लिमिट के डिटरमिनेशन के बाद अब हम लोग श्रिंकेज लिमिट के डिटरमिनेशन थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो श्रिंकेज लिमिट होती क्या है? तो श्रिंकेज लिमिट को हम वो वाटर कंटेंट बोल सकते हैं कि सॉलिड से सेमी सॉलिड में जाए या सेमी सॉलिड से सॉलिड में जाए। क्या होता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड लगभग एक सी स्टेट, लेकिन दोनों में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सॉलिड में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है और सेमी सॉलिड में रेजिस्टेंस धीरे 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 कम होता जाता है। नाउ सी क्लियरली, इसीलिए क्योंकि ये दोनों स्टेट एक जैसी होती हैं, श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन इस तरीके से नहीं दी जाती कि सॉलिड से सेमी सॉलिड चली जाए, सेमी सॉलिड से सॉलिड चली जाए। ऐसे दी जाती है कि ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जहां तक अगर वाटर कंटेंट बढ़ाया गया तो सॉइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट की वैल्यू है कि वहां तक अगर सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाया गया तो सॉइल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके बाद आपने सॉइल के अंदर फर्दर वाटर कंटेंट डाला तो सॉइल का वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने ग्राफ के अंदर आपको बताया था। सिमिलरली उल्टा भी बोल देते हैं कि ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है कि आप उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट तक अगर पानी को कम करते हुए आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद फर्दर अगर आपने वाटर कंटेंट को कम किया तो सॉइल के वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसा कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर थोड़ी देर पहले देखा था। इस ग्राफ के अंदर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि सॉइल का वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, तेजी से बढ़ जाता है। और इस लिमिट को क्या बोलते हैं हम? श्रिंकेज लिमिट, WS। तो ये वो वाटर कंटेंट है कि आप पानी का वाटर कंटेंट कम करते आ रहे हैं तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद अगर फर्दर वाटर कंटेंट कम करते हैं तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, क्योंकि जो पानी निकलेगा उसको एयर क्या कर लेगी? रिप्लेस कर देगी। पानी निकलेगा और एयर आ जाएगी।
मिनिमम वॉल्यूम, है ना। तो वो वाटर कंटेंट जहां पर सॉइल अपना मिनिमम वॉल्यूम दिखाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल की श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अब एक बात और बहुत अच्छे से कि जो श्रिंकेज लिमिट होती है उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन नहीं होता। प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन नहीं होता का मतलब क्या है, जैसे कि आपने वहां पर देखा कि कैसा ग्रांडे का एपरेटस था, पूरा बाउल था और उसके थ्रू हम लिक्विड फाइंड आउट करते थे। फिर आपने प्लास्टिक लिमिट के अंदर देखा कि हम अपनी सॉइल को अपनी हथेलियों के बीच में रब करके और उसके बाद प्लास्टिक लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये चीज यहाँ पर नहीं होती, ये चीज हमारे श्रिंकेज लिमिट के टेस्ट में नहीं होती। ये डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकल ना होकर के थ्योरेटिकल है। ये डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकल ना होकर के थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल कैसे है, आप नीचे 3 फिगर बनी हुई देख पा रहे होंगे। ये 3 फिगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आपकी एक सॉइल थी और वो आपकी सॉइल सुपर सैचुरेट थी। थोड़ा सा ढंग से मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी सॉइल थी और वो आपकी सॉइल सुपर सैचुरेटेड सॉइल थी। अब एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पर मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर हुई है और उस दिक्कत को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो दिक्कत बेसिकली ये है कि ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम अलग नहीं है। ये दोनों डायग्राम बिल्कुल एक जैसे ही हैं, केवल गलती से एक डायग्राम बड़ा बन गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ डायग्राम को। विकास जी मुझे होस्ट बनाएंगे फिर से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। विकास सर आप मुझे होस्ट बना देंगे, थैंक यू। गलती मैंने ठीक कर ली है, छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाते टाइम पर एक छोटी मिस्टेक हुई है, वो मैंने ठीक कर लिया। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि गलती क्या थी। ये दोनों जो सॉइल के डायग्राम है ये सेम है। पहले आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, ये बड़ा नहीं है, बेसिकली ये सेम है। नाउ सी क्लियरली, मेरे पास एक सुपर सैचुरेट सॉइल थी। मतलब सुपर सैचुरेट सॉइल का मतलब मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ रहे होंगे कि उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर मैंने वाटर कैपेसिटी से ज्यादा मिक्स करके रखा हुआ है। वो जितना पानी नेचुरली अपने वॉइड्स के अंदर ले सकती थी बिना वॉल्यूम को बढ़ाए, मैंने उससे ज्यादा पानी डाला, उसके वॉल्यूम को बढ़ा किया, उसके अंदर सॉइलिंग करी। तो ये मेरी एक सुपर सैचुरेटेड सॉइल है ना। ये जो ओरिजिनल सॉइल यहाँ पर आपको दिख रही है, ये मेरी एक सुपर सैचुरेटेड सॉइल है। और इस सुपर सैचुरेटेड सॉइल के अंदर वाटर है और सॉलिड्स है। मैंने इसके अंदर पानी को कम किया, है ना। मैंने इसके अंदर पानी को कम किया, इसकी ड्राइंग करी, इसको ड्राई किया और इसके पानी को मैंने कम वहां तक किया जहां तक इसका वॉल्यूम कम हो रहा था। जहां तक इसका वॉल्यूम कम हो रहा था, इस मैं थ्योरेटिकल ले रहा हूं अपने दिमाग के अंदर, जहां तक इसका वॉल्यूम कम हो रहा था। फिर जिस पर्टिकुलर जगह पर इसके वॉल्यूम में रिडक्शन होना रुक गया, मतलब ये सॉइल कहां पहुंच गई, सैचुरेशन पर, मैं वहां रुक गया और वहां पर मैंने ये वाले दूसरे वाले अपने डायग्राम को, बी नंबर के डायग्राम को कंसिडर कर लिया। ये ए नंबर का डायग्राम था। और उसके बाद मैंने सॉइल को कहां पटक दिया, मैंने उस सॉइल को पटक दिया ओवन के अंदर। और 24 आवर्स में मैंने इसको ओवन में से निकाला तो मुझे सॉइल कैसी मिल गई, ड्राई कंडीशन में मिल गई ना, ड्राई सॉइल मुझे मिल गई। अब क्योंकि मेरी ये सॉइल श्रिंकेज लिमिट पे आ चुकी थी, इसके बाद वॉल्यूम में कमी होनी नहीं थी, तो जब मैंने इसको ओवन के अंदर पटका तो वॉल्यूम कम होगा नहीं। जितना भी पानी इसके अंदर से जाएगा उस पूरे के पूरे पानी को कौन रिप्लेस कर देगा, एयर उस पूरे के पूरे पानी को रिप्लेस कर देगी। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ सी क्लियरली, अब मुझे श्रिंकेज लिमिट को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। श्रिंकेज लिमिट को फाइंड आउट करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्लियरली बताना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज दैट कि आप इन दोनों सैंपल्स में, कौन कौन से में, ए एंड बी, इन दोनों सैंपल्स में डिफरेंस ऑफ वाटर देखना चाहें, डिफरेंस ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम कितना दिखता है आपको डिफरेंस का? सही बच्चों को दिख रहा है V1 माइनस V2, ऑल ऑफ यू। ये टोटल सैंपल V1 और ये टोटल सैंपल V2, सॉलिड सॉलिड दोनों में सेम है, सॉलिड कभी चेंज नहीं करते, V1 माइनस V2। अगर मैं मास निकालना चाहूं या फिर मैं वेट निकालना चाहूं, है ना, मास या वेट कुछ भी, तो मास या वेट निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, वॉल्यूम में यूनिट वेट का डेंसिटी का इनटू कर दूं। ये मेरी बात सभी जानते हैं क्योंकि यूनिट वेट या डेंसिटी काय में चलती है, वेट अपॉन वॉल्यूम में। इसमें अगर आप वॉल्यूम का इनटू कर देंगे तो इसमें वॉल्यूम का इनटू करने से आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। इसमें डेंसिटी काय में चलती है, मास अपॉन वॉल्यूम में। अगर आप इसमें वॉल्यूम का इनटू कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मास मिल जाएगा। तो ये छोटी सी कैलकुलेशंस हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, जिनका मैं आगे यूज करने वाला हूँ। तो 3 फिगर मेरे ख्याल से आप क्लियर है। एक सुपर सैचुरेशन का केस है, एक श्रिंकेज का केस है और एक ड्राई सॉइल का केस है। अगेन
मैं यहाँ पर आपको कोई डेरिवेशन परफॉर्म नहीं करवाना चाहता और ना ही मैं आपको कोई मेंस के एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। आप कोई भी बच्चे इस बात को लेकर के ना चलें, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखें कि व्यापम के अंदर 160 नंबर आना मजाक नहीं होता। उसके लिए हमें बहुत डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है, वरना 130 नंबर तो आ जाते हैं हर बच्चे के। जो मेन दिक्कत होती है ना, वो बाकी के 30 नंबर को लेके आने में होती है। तो थोड़ी सी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, वो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैं आगे की जो चीज लेके जा रहा हूँ थोड़ी सी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। 3 फिगर आपको दिख रहे हैं, 3 फिगर मैंने बनाए हुए हैं। ये बी का और सी का फिगर सेम वॉल्यूम रखता है ओवरऑल, इसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं है क्योंकि श्रिंकेज लिमिट है, ड्राई है, और ये सुपर सैचुरेटेड है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि सॉइल ए में, मतलब सॉइल ए मतलब कौन सी सॉइल में, सुपर सैचुरेटेड सॉइल में, है ना। सॉइल ए का मतलब हमेशा मेरी क्या है, सुपर सैचुरेटेड। तो मेरी सुपर सैचुरेटेड सॉइल में अगर मैं मास ऑफ वाटर निकालना चाहूँ, मास ऑफ वाटर, तो मैं क्या करूं, पूरे मास में से, लेट अस सपोज दैट पूरी की पूरी सॉइल का मास क्या है, m1, पूरी की पूरी सॉइल का मास क्या है, m1, उसमें से md हटा दूं। md में किसको बोल रहा हूँ, सॉलिड को, है ना। md में किसको बोल रहा हूँ, सॉलिड को। ड्राई सॉइल का मास, ड्राई सॉइल का मास और सॉलिड का मास बराबर होता है, तो m1 माइनस md, टोटल सॉइल का मास माइनस का सॉलिड का मास, ये वाटर बन गया। नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज करेक्ट। अगला, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, मास के टर्म्स में लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, जब मैं ए से लेकर बी में आया तो कितना पानी लॉस कर गया, तो ये दिख रहा है वॉल्यूम कितना लॉस किया पानी का, v1 माइनस v2। मुझे मास फाइंड आउट करना है, v1 माइनस v2 में मैंने किसका इंटू कर दिया, डेंसिटी का, ये रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू क्या है, वाटर की डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मैंने डेंसिटी आपको दूसरी क्लास के अंदर पढ़ाई थी। डेंसिटी क्या होती है, मास इंटू वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम का इंटू कर रहा हूँ, वॉल्यूम का इंटू v1 माइनस v2 इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मास। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मास ऑफ वाटर लिखा हुआ है, जो मास ऑफ वाटर ए से लेकर बी तक आने में कम हो चुका है। इसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मास ऑफ वाटर इन बी में कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ वाटर इन बी, ये मेरा बी फिगर है श्रिंकेज लिमिट पर, है ना। इस बी फिगर के अंदर मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इस बी फिगर के अंदर मैं मास ऑफ वाटर निकालना चाहता हूँ। तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए मैंने क्या किया, बी फिगर के अंदर पहले इस वाले फिगर का वाटर का मास निकाला, ए का। ए के वाटर का मास क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ था m1 माइनस md। देखिए सब लोग बच्चे ध्यान से, तो मैंने ए के अंदर वाटर का मास लिखा m1 माइनस md, ये लिखा हुआ है m1 माइनस md, है ना। ये क्या है मेरा, ये है मेरा मास ऑफ वाटर इन ए। और इसके बाद मैंने इसमें से माइनस कर दिया v1 माइनस v2 इंटू रो डब्ल्यू। ये क्या था, ये क्या था, ये था लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बी टू ए, बी से सॉरी ए टू बी, ए से लेकर बी तक जाने में कितना मेरा लॉस हो गया, कितना मेरा लॉस हो गया वाटर का, वो लिख दिया। तो ये टोटल मास ऑफ वाटर माइनस ये लॉस, जैसे इस लॉस में से आप इस मास में से आप इस लॉस को हटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाला वाटर मिल जाएगा। देखिए वही तो मैंने लिखा हुआ है, मास ऑफ वाटर इन बी। इसका क्लियर होना, मास ऑफ वाटर इन बी मैंने कैसे लिखा, m1 के ए के अंदर मास ऑफ वाटर और माइनस ए से बी आने में लॉस, तो मुझे क्या मिल गया, मास ऑफ वाटर इन बी। अब मैं श्रिंकेज लिमिट को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, वाटर कंटेंट, है ना। और वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं वाटर कंटेंट की डेफिनेशन देखूं तो, है ना, वाटर कंटेंट की डेफिनेशन होती है W सॉलिड, सॉरी W वाटर अपॉन W सॉलिड। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरा श्रिंकेज लिमिट कैसे निकल रहा है, वेट ऑफ वाटर इन जस्ट सैचुरेटेड सॉइल। जस्ट सैचुरेशन का मतलब समझ रहे हैं, सॉइल यहाँ पर एकदम सैचुरेट है, सुपर सैचुरेट भी नहीं है और पार्शियली सैचुरेट भी नहीं है, जस्ट सैचुरेटेड। जस्ट सैचुरेटेड कहाँ होती है सॉइल, श्रिंकेज लिमिट पर। उसके ऊपर जाएंगे तो सॉइल क्या बन जाती है, सुपर सैचुरेटेड, नीचे आते हैं तो सॉइल क्या बन जाती है, पार्शियली सैचुरेटेड। तो वेट ऑफ वाटर इन जस्ट सैचुरेटेड स्टेट, जस्ट सैचुरेटेड स्टेट मतलब कौन सी स्टेट है, बी। तो बी के अंदर वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर, हम वाटर कंटेंट को मास में भी लिख सकते हैं, वाटर में भी लिख सकते हैं, मैंने वाटर कंटेंट के टाइम पे आपको ये पढ़ाया था। तो मेरा मास कितना है बी के अंदर, m1 माइनस md माइनस v1 माइनस v2 इंटू रो डब्ल्यू, और अपॉन क्या होता है, वेट और मास ऑफ सॉलिड्स। इसका क्लियर हो, तो वेट ऑफ मास ऑफ सॉलिड्स मेरा कितना है, md, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है, मेरा फाइनल फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, आप नीचे मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे। जो मेरा फाइनल फॉर्मूला है वो कैसे निकल के आता है, मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। तो मैंने एक जगह लिख लिया m1 माइनस md माइनस का v1 माइनस v2 रो डब्ल्यू md, और md से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, है ना। तो मैं इन पूरी जो मैंने लिखा हुआ है इन चीजों को मिटा रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इन दोनों चीजों को अलग करूंगा
तो M1 माइनस MD क्या है? व्हाट इज M1 माइनस MD? M1 माइनस MD है मास ऑफ वाटर इन A, और A कौन सी स्टेट है? सुपर सैचुरेटेड स्टेट, एग्जैक्टली नो। और जब MD इसके नीचे आएगा, है ना, जब MD इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स, मास ऑफ वाटर इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स। तो वो क्या बन जाएगा? वाटर कंटेंट इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट। मैं आपको थोड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड शेयर करके बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग में ऐसा मुझे लगता है कि कई लोगों को इसे समझने में बहुत भारी और भयंकर टाइप की दिक्कत होने वाली है ना। तो WS इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूँ? M1 माइनस MD, इसके नीचे मैंने MD को अलग लिख लिया, और माइनस का मेरे पास जो मेरा अगला इक्वेशन चल रहा है वो मेरा चल ही रहा है, दैट इज V1 माइनस V2 इंटू रो W अपॉन MD। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मास ऑफ वाटर इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट, और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मास ऑफ सॉलिड्स। इसका क्लियर होगा? ये पूरा क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ सॉलिड क्या होता है? ये होता है वाटर कंटेंट। मास ऑफ वाटर पर मास ऑफ सॉलिड क्या होता है? वाटर कंटेंट। कहां पर? वाटर कंटेंट इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट, सुपर सैचुरेटेड स्टेट। ये तो V1 अपॉन VW रो W इंटू MD चल ही रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी सब बच्चों को समझ में आ जाएगी ये वाली बात। अगर नहीं आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूंगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या लेके आ गया हूँ? मैं यहाँ पर M1 माइनस MD अपॉन MD को मैंने लिख दिया W1। W1 क्या है? W1 है वाटर कंटेंट इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट। W1 इज द वाटर कंटेंट इन सुपर सैचुरेटेड स्टेट, ये लिखा हुआ है। ओरिजिनली सैचुरेटेड वही स्टेट है सुपर सैचुरेटेड, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, सुपर सैचुरेटेड स्टेट। माइनस V1 माइनस V2 इंटू रो W अपॉन MD। इसका क्लियर हो ना? अब अगर आपको MD को वेट में कन्वर्ट करना है, मास में नहीं लेना है, तो इसको WD लिख दीजिए MD की जगह, है ना, और ऊपर G का इंटू कर दीजिए। G का इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गामा W हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? गामा W अपॉन WD। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। इसका क्लियर हो? तो फाइनली जो मेरी सिंकेज लिमिट होती है उसका फॉर्मूला मुझे किस तरीके से मिल जाता है? ये फॉर्मूला मुझे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है, थोड़ा बहुत मुझे याद रखना पड़ेगा। तो मुझे इस फॉर्मूले को किस तरीके से लेके चलना है कि मुझे केवल क्या करना है, जो सुपर सैचुरेटेड स्टेट है उस सुपर सैचुरेटेड स्टेट में वाटर कंटेंट मुझे दिया हुआ होना चाहिए, और सुपर सैचुरेटेड स्टेट का वाटर कंटेंट माइनस V1 माइनस V2, मतलब सुपर सैचुरेट से और सैचुरेशन तक वॉल्यूम में होने वाली कमी, इनटू अगर वाटर के वेट के साथ निकालना है तो गामा W, मास के साथ निकालना है तो रो W, और अपॉन MD या फिर WD। इससे मुझे पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा। अभी आपको जो भी कंफ्यूजन हैं या जो भी आपको इस पूरे के पूरे एनालिसिस के अंदर डाउट्स आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चीज को समझा होगा तो कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें करने में आपको आसानी होगी, और अगर नहीं समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी केवल जो एक या दो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सर एक बार सबका ओवरव्यू दे दीजिए। क्या बेटा? सर एक बार ये सभी लिमिट का सर ओवरव्यू है। मतलब क्या ओवरव्यू? अगस्त में पेपर मतलब सर किस तरह का ओवरव्यू? मतलब सर थोड़ी मिक्सचर हो गई, सभी मिक्सचर हो गई सर लिमिट। कौन कौन सी लिमिट्स? मतलब सर जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, मतलब थोड़ा मतलब सर नहीं, उसके ओवरव्यू के लिए तुम क्या करना, जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको एक बार देखना, उसमें तुम्हें उसका पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। मैंने पूरी चीजें समझाई हुई है ना, मैं इसी चीज में उसको पूरा रिवाइज करूंगा ना तो टाइम खराब होगा, और अपन को बहुत बड़ा बहुत कम टाइम में खत्म करना है। जी जी मैं तो आया था ना जब मैंने समझाया था। हाँ सर। हाँ तो तुम मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें तुम्हें पूरा का पूरा रिवीजन एक बार मिल जाएगा। ठीक है सर एक डाउट था। हाँ डाउट क्या है वो पूछ लीजिए। सर जैसे ये जो सॉइल है ऑलवेज सुपर सेचुरेशन में रहेगी, उसके बाद हम इसका श्रिंकेज निकाल पाएंगे
श्रिंकेज लिमिट? हाँ, श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा सुपर सैचुरेशन से। अगर आपको किसी सॉइल का श्रिंकेज लिमिट निकालना होता है तो उसकी स्टेप 1 ही क्या होती है, सुपर सैचुरेशन। पहले उसको सुपर सैचुरेट कर लीजिए और उसके बाद उसकी ड्राइंग करते हुए श्रिंकेज लिमिट में लेके आइए और ड्राई स्टेट में लेके आइए, तभी आप श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर। हेलो हाँ जी सर। सर ये जो अपन ने निकाला है एक एक करके एक आदमी। वाटर सर अपन ने जो ऊपर निकाला है मास ऑफ वाटर, वो जो फिगर ई में जो अपना वाटर है उसका मास है ना? कौन से, मैं नहीं समझ पाया, रिपीट करो एक बार। सर मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने जो यहाँ पे जो अपन ने ये अपना फॉर्मूला बना है तो उस पे जो मास ऑफ वाटर अपना आ रहा है वो वाला, वो जो फिगर 2 में अपना वाटर का मास है वो उसको दिखा रहा है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये, एक बार फिर से तुम्हें बना के बताता हूँ। तुम इसकी बात कर रहे हो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, हाँ सर, ये वाला मास ऑफ वाटर, ये मास ऑफ वाटर इन बी है, बिल्कुल। ये मास ऑफ वाटर इन बी है, ठीक है। हाँ सर। वैसे कुछ डाउट है क्या? सर ये जब सॉइल सुपर सैचुरेशन स्टेट में होगी, ठीक है, तो ये उस समय लिक्विड लिमिट में रहेगी क्या? हाँ, लिक्विड लिमिट में भी हो सकती है, प्लास्टिक लिमिट में भी हो सकती है, उनके बीच में भी हो सकती है, कहीं से भी लेके आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब श्रिंकेज लिमिट से तो ऊपर ही रहेगी? श्रिंकेज लिमिट से ऊपर रहेगी, बिल्कुल। उसके ऊपर कहीं भी रह सकती है ना, लिक्विड लिमिट पे हो, प्लास्टिक लिमिट पे हो, उनके बीच में हो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। श्रिंकेज लिमिट से ऊपर होनी चाहिए, दैट्स इट। उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होना चाहिए, स्वेलिंग होनी चाहिए उसमें, दैट्स इट। अच्छा हो सकता है। सर ये फिगर में कुछ थोड़ा सा गलत लिखा है शायद, ऊपर जो बी में है वो वीएस होगा और ये सी में जो है वो वीडी होगा शायद। कहाँ पर बेटा? ये जो फिगर बने हैं उन्हें 3, हाँ, उसमें जो सेकंड वाला है उसमें वीएस होना चाहिए और ये थर्ड वाले में वीडी होना चाहिए ना, वो गलत लिखा है नहीं, शायद। उसमें वीएस क्यों होगा यार, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी सही है, बात। सही है सर, सही है, सही है। सर सही तो ऊपर लिखो बेटा, ये ड्राई सॉइल का वॉल्यूम है। सर उसमें वाटर भी है ना। तो बेटा सैचुरेशन पर और ड्राई में वॉल्यूम तो सेम रहता है ना। हाँ ठीक है। पहले और ये फिर बताई थी अच्छा विवेक। अच्छा, एक हाँ सॉइल हाँ जैसे ही ठीक श्रिंकेज लिमिट पर आ जाती है, उसका वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के बराबर होता है और फिर ठीक वो ठीक, वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के बराबर रहता है। और लिटिल बिट कंफ्यूजन सर, ठीक है ये ठीक वीएफ है, हो वॉल्यूम गया, ऑफ सॉलिड। ठीक है। उसको मैं सैचुरेटेड समझ रहा था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। नहीं, है ना। सॉइल का वॉल्यूम, इस बात को बहुत अच्छे से सब बच्चे अपने अंदर दिमाग में रखें, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है। मैं सब बच्चों को क्लियरली बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए सॉइल मैकेनिक्स के इस कंसेप्ट को दिमाग में बसा लें, अगर अब तक आप इसको नहीं समझ पाए हैं। कोई सॉइल जैसे ही जस्ट सैचुरेशन पे पहुंचती है तो वो मिनिमम वॉल्यूम अटेन कर लेती है और उसका वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। आप चाहे उसको सैचुरेट वॉल्यूम बोलें, चाहे पार्शियली सैचुरेट वॉल्यूम बोलें, चाहे ड्राई वॉल्यूम बोलें, वो हमेशा सेम रहता है। और जब तक सॉइल ड्राई होगी तब तक उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये विवेक? ठीक है सर, ठीक है। ओके, और कोई? आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी समस्याएं आएंगी आप मुझे बताइए, है ना, मैं उनको सॉल्व करूंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डाउट पूछने में कभी इसको डांटता वाटता नहीं हूँ। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर वो फ्लो इंडेक्स में अपन ने डिनोमिनेटर में लॉग क्यों लिया, डायरेक्ट n2 - n1? देखो, लॉग अपन लेते हैं जब हम किसी एक ऐसे इवेंट को देखते हैं जो दो ऐसी एक्सिस पर हो जहां पर बहुत ज्यादा अंतर आ रहा हो। तो मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, जो अभी कोरोना का केस पूरा चल रहा है, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट और नंबर ऑफ डेज, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है, उसका लॉग बना के बताते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि नंबर ऑफ पेशेंट वाला जो फिगर है वो बहुत बड़ा है, डेली 5000, 4000, 1000, 2000, और नंबर ऑफ डेज वाला जो फिगर है वो बहुत छोटा, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। तो इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आने के लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स को हम लोग लॉग पर ले लेते हैं। लॉग पर लेने से क्या होता है, उन दोनों की स्किल मैथमेटिकल बराबर हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। सिमिलरली जब हम फ्लो इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब फ्लो इंडेक्स बनाते समय हम किस किस के बीच में बना रहे हैं? हम बना रहे हैं नंबर ऑफ फॉल्स के बीच में और नंबर ऑफ,
हाँ, नंबर ऑफ फॉल्स के बीच में और वाटर कंटेंट के बीच में। वाटर कंटेंट कैसे चलता है? परसेंटेज में 0.2, तो 30% मतलब 0.3, 20% 0.2, 50% 0.5, तो पॉइंट्स में चल रही है ना वैल्यू। और नंबर ऑफ ब्लोज कैसे चल रहे हैं? 10, 20, 40, 50, 60, है ना। तो इन दोनों में क्या मैथमेटिकल डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा मैथमेटिकल डिफरेंस। क्या आ रहा है? वहां पर डिफरेंस आ रहे हैं वाटर कंटेंट में 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन यहाँ डिफरेंस आ रहे हैं 10, 20। तो एक कर्व नहीं बन पाएगा दोनों के बीच में बहुत अच्छे से, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ फॉल्स करना पड़ेगा, दोनों को एक ही मैथमेटिकल स्केल पे लेके आना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फॉल्स को छोटा करने के लिए हमने उसको किस पे ले लिया? लॉग पर ले लिया। समझ में आ रहा है तुम्हारी? लॉग करने से वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। तो वाली भी पॉइंट्स में चल रहे हैं और ये वाली वैल्यू भी पॉइंट्स में आ जाएंगी, ये वाली वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएंगी। अब आसानी से एक यूनिफॉर्मिटी के साथ दोनों के बीच में कर्व बन पाएगा। समझ में आ रहा है आपकी? अरे हाँ या ना तो बोल दो। जी सर, यस सर। ठीक, और कुछ और किसी का डाउट? अभी केवल सिंकेज लिमिट से रिलेटेड डाउट पूछें। अगर कोई पुराना डाउट आपका छूट गया है तो वो लेक्चर क्लास में पूछें। ठीक है, तो हम लोग मेरे ख्याल से आगे चल सकते हैं। सर अभी लगभग कितनी देर की और क्लास बची है? क्यों, तुम्हें जाना है क्या कहीं? वो सर थोड़ा सा काम था इसलिए पूछ रहा था। तुम निकल जाओ, रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं सर, रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आता उतना। तो फिर बैठे रहो। हाँ, अंदाजन पूछ रहा हूँ सर, 15 मिनट 20 मिनट। हाँ, लगभग। सिंकेज रेशियो क्या होता है इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सिंकेज रेशियो, अब हम लोग ने लिमिट तीनों खत्म कर ली, तीनों लिमिट का डिटरमिनेशन हमने खत्म कर लिया। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप उसको देख लें, और कल की क्लास में जब मैं आज की क्लास का रिवीजन लूंगा स्टार्टिंग में, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको डाउट्स करूंगा पूरे के पूरे। अब हम लोग सिंकेज के पैरामीटर्स के ऊपर आते हैं, है ना। सिंकेज के पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो सिंकेज रेशियो और जो सिंकेज लिमिट हमने देखी है, उस सिंकेज लिमिट से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस हमें थोड़ा सा क्लियर करो। तो पहली मेरे को डेफिनेशन सर देने वाले पोस्ट बना दीजिए 2 मिनट मेरे को। जी जी जी। नाउ सिंकेज से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं वो हमें थोड़े से देखने हैं। तो पहला पैरामीटर है सिंकेज रेशियो। सिंकेज रेशियो होता है कि अगर हम किसी सॉइल के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, अगर हम किसी सॉइल के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, तो अगर उस सॉइल का वॉल्यूम कम होगा तो सिंकेज रेशियो डिफाइन होगा कि उस सॉइल के वॉल्यूम के अंदर जो कमी हुई उसको हम एक्सप्रेस करें एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, वो पूरी चीज। और रेशियो करस्पॉन्डिंग चेंज इन द वाटर कंटेंट। रेशियो इज डिफाइंड एज द ratio of given volume change expressed as the percentage of dry volume to the corresponding change in water content। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि लेट अस सपोज दैट ये मेरी सॉइल थी, मैं यहाँ पर एक कर्व आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बीच में आप लोग कुछ ना बनाया करें, केवल मुझे बनाने दें। ये मेरी एक सॉइल थी, लेट अस सपोज दैट इस तरीके से, और जो मेरा कर्व बना था, है ना, वो मेरा कर्व किस तरीके से बना था? इस तरीके से। मेरा वॉल्यूम यहाँ तक नॉर्मल कांस्टेंट आया, उसके बाद मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये कर्व मैंने आप सब लोगों को समझाया हुआ है। और यहाँ पर जो मेरी सॉइल निकल के आएगी वो मेरी सैचुरेटेड सॉइल रहेगी। अभी मेरा एक वॉल्यूम है और मेरा वॉल्यूम क्या है? ये V1। मेरा जो वॉल्यूम है वो मेरा वॉल्यूम यहाँ पर सपोज दैट V1 है। उसके बाद मैं इस वॉल्यूम को कम करता हूँ, कहाँ तक? V2 तक। यहाँ मेरा वॉल्यूम V1 था और मैं इस वॉल्यूम को पानी निकाल के या ड्राई करके सॉइल को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ V2 तक। ठीक है, और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग वाटर चेंज हुआ इन वॉल्यूम्स को कम करने के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक हुआ? लेट अस सपोज दैट W1 से लेकर के W2 तक। और यहाँ पर मेरा वॉल्यूम कितना है? यहाँ पर मेरा वॉल्यूम VD है, ये ड्राई वॉल्यूम। तो श्रिंकेज रेशियो क्या होगा? इन दोनों वॉल्यूम्स के बीच में डिफरेंस, V1 से V2 तक वॉल्यूम की कमी, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम। मतलब V1/VD वॉल्यूम के अंदर कमी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, मतलब डिवाइडेड बाय ड्राई वॉल्यूम इनटू 100, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम अपॉन करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, मतलब W1 और W2 के बीच की कमी। इसको बोलते हैं हम लोग श्रिंकेज रेशियो। अब श्रिंकेज रेशियो क्या दिखाता है, क्या करता है, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है, थोड़ा सा लेंथी डिस्कशन है, और हमारे एग्जाम के
किसी काम का नहीं है, तो उस चीज के चक्कर में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा श्रिंकेज रेशियो हमसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा याद रखेंगे। एक बात और आपको बता रहा हूँ, उस चीज को याद रखेंगे, जब इस डेरिवेशन को हम आगे लेकर के जाते हैं तो जो श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू होती है वो हो जाती है GM, है ना, दैट इज व्हाट मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज व्हाट मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि श्रिंकेज रेशियो किसके बराबर होता है। श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो वो ये है, वॉल्यूम के चेंज अपॉन ड्राई वॉल्यूम अपॉन करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर वॉल्यूम प्लस ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बराबर भी रहता है। तो पहली डेफिनेशन जो आपको श्रिंकेज से रिलेटेड याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। आप अपने स्लाइड के ऊपर देख पा रहे होंगे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एकदम सेम है श्रिंकेज रेशियो की तरह, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट को नहीं लिया जाता है, केवल जो वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ था V1 से लेकर V2 तक उसको VD तक लेकर के आ जाते हैं और एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम ले लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं लेते हम लोग, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे V1 माइनस VD। V1 माइनस VD का मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो फिगर बनाया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपके सामने ये फिगर के अंदर अगर आप लोग देख पाएंगे तो इस फिगर के अंदर जो V1 माइनस V2 हो रहा है, अब ये मेरा जो वॉल्यूम चेंज है, लेट अस सपोज दैट कि मैं ये जो मेरा वॉल्यूम चेंज है, इस वॉल्यूम चेंज को मैं V2 तक नहीं करता, W2 तक नहीं करता हूँ, इसको मैं V2 तक नहीं करता हूँ, इस वॉल्यूम चेंज को मैं कहाँ तक करता हूँ, इस वॉल्यूम चेंज को मैं पूरा VD तक करता हूँ, ये पॉइंट मेरा VD है और इस पूरे के पूरे को मैं नीचे श्रिंकेज लिमिट तक लेके आ रहा हूँ, और मैं वाटर कंटेंट के अंदर भी चेंज कहाँ कर रहा हूँ, W1 से लेकर नीचे मेरे श्रिंकेज लिमिट तक। तो अगर इस केस में मैं चेंज इन वॉल्यूम लेता हूँ, है ना, दैट इज V1 माइनस VD एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, तो इसको मैं बोलता हूँ श्रिंकेज का वॉल्यूमेट्रिक चेंज, है ना, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है, केवल श्रिंकेज रेशियो के अंदर ऊपर वाली चीज को हमने यहाँ पे सीधे सीधे लिया हुआ है। आप एक भी फॉर्मूले को याद रखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बस बात इतनी सी याद रखनी है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो ड्राई वॉल्यूम तक होगा। तो दो पैरामीटर है श्रिंकेज के जो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। एक पैरामीटर लीनियर श्रिंकेज होता है, ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग फैक्टर ऑफ 50 के फॉर्म में याद रख लेते हैं, है ना, फैक्टर ऑफ 50 की तरह हम लोग इस चीज को लेकर के चल लेते हैं। उतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं होती, एग्जाम में आने का उतना इसका चांस नहीं है। लीनियर श्रिंकेज कैसे डिफाइंड होता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन वन डायमेंशन ऑफ सॉइल मास एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन when the water content is reduced from a given value to the shrinkage limit, it is calculated from the following formula। मतलब बेसिकली अगर फिजिकली इसको समझना चाहते हैं तो फिजिकली ये चीज क्या होती है कि जब आप सॉइल के अंदर पानी को कम कर रहे हैं और उस पानी को कम करके आप श्रिंकेज लिमिट तक लेकर के आ रहे हैं, तब सॉइल की किसी भी एक डायमेंशन में लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल उसके अंदर कितनी कमी आ रही है, दैट इज नोन एज श्रिंकेज का लीनियर चेंज, लीनियर श्रिंकेज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन VF। नाउ व्हाट इज VF, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। VF क्या है, VF है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100, है ना। ये फॉर्मूला है माइनस का 100 और इस पूरे पे जो पावर हम लोग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1/3। तो लीनियर श्रिंकेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो तीन फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और एक होता है श्रिंकेज का रेशियो। ये दो चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे समझनी है। लीनियर श्रिंकेज का आप फॉर्मूला केवल याद रख लीजिए, लीनियर श्रिंकेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हमने एज अ फैक्टर ऑफ 50 इसको लिया है कि इन केस अगर वो थोड़ा सा आगे जाना चाहता है डिप्लोमा के लेवल से तो फिर वो इस चीज को पूछ सकता है। इसके बाद हमें जो आज की लास्ट चीज पढ़नी है वो है कंसिस्टेंसी इंडाइसिस, है ना। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडाइसिस, इंडाइसिस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है ना। जो हम इंडेक्स शब्द पढ़ते हैं उसके प्लूरल को हम लोग इंडाइसिस बोलते हैं। पहला जो कंसिस्टेंसी का इंडेक्स है उस इंडेक्स का नाम है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, बहुत सिंपली इतना सा याद रखिए कि लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो वाटर कंटेंट होता है, लिक्विड लिमिट से और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो वाटर कंटेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कैसे निकालते हैं, WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, इट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ नीचे एक नोट करके लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सैंडी सॉइल्स द प्लास्टिक लिमिट शुड बी डिटरमाइंड फर्स्ट। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज NP, नॉन प्लास्टिक। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल और ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट द प्लास्टिसिटी इज रिपोर्टेड एज 0। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एक्सक्लूजन है सॉइल के अंदर। पहली बात तो ये
ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल या सैंडी सॉइल्स हैं उनके अंदर प्लास्टिसिटी उतनी अच्छी तरह से निकल नहीं सकती, है ना। और एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज हम लोगों ने बताई हुई है। कैसे, मैं आपको फिर से एक फिगर बना के बताता हूँ। फिगर के अंदर हमें ये देखना है, मैं पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम जो मेरा फिगर है अभी तक हम लोग बनाते हुए आए हैं, एक सॉइल के अंदर अगर हम वाटर मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम किस तरीके से चेंज होता है, हम लोग उस चीज को यहाँ पर फिर से दिखाना चाहते हैं। तो ये मेरा एक फिगर इस तरीके से यहाँ पर बन गया। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कांस्टेंट था, फिर वॉल्यूम बढ़ गया। अब अगर वो आपसे कभी एक इमेजिनरी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ईएस के अंदर पूछा जा चुका है 1993 में। क्वेश्चन ये है कि वो आपसे बोलता है कि एक सॉइल के अंदर यहाँ पर WL आ रहा है और यहाँ पर WP आ रहा है, मतलब WP इज ग्रेटर देन WL। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जस्ट एक क्वेश्चन आपको बना के दिया हुआ है और वो आपसे बोल रहा है कि प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। अब वो आपको ऑप्शन लिख के देगा कि IP क्या होगा। पहला ऑप्शन देगा कि IP पॉजिटिव होगा, अगला देगा IP नेगेटिव होगा, अगला देगा IP 0 होगा। ये तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन नन या ऑल ऑफ दिस, व्हाटएवर जो भी होगा वो होगा। बच्चे यहाँ पर टिक करके आते हैं क्या, नेगेटिव। एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, WP कभी भी WL से ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर रहता है 0। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स रिपोर्टेड एज 0। लेकिन उससे ज्यादा कभी हो नहीं सकती। ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होता है हमेशा 0, थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरी बात जो सैंडी के बारे में लिखी हुई है ना, सैंडी के बारे में क्या लिखी हुई है कि जब भी कभी हम सैंडी सॉइल देखते हैं तो सैंडी सॉइल्स में आपको अगर और कोई कंसिस्टेंसी के एक्सपेरिमेंट करने हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्लास्टिसिटी का एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप सबसे पहले उसकी प्लास्टिक लिमिट को डिटरमाइन कीजिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स को डिटरमाइन कीजिए। क्योंकि सैंड के केस में क्या होता है, 99% सैंड नॉन प्लास्टिक होते हैं, तो उसकी जो प्लास्टिक लिमिट होगी और जो उसकी लिक्विड लिमिट होगी वो लगभग एक ही जगह पे निकल के आ जाएंगी। सैंड अपने अंदर प्लास्टिक स्टेट रखते नहीं है ना। आपने सैंड के अंदर पानी डाला, वो सैचुरेट होता है और नीचे पे पानी छोड़ना चालू कर देता है, वो अपने अंदर पानी रखता ही नहीं है, स्वेलिंग करता ही नहीं है। मतलब ये जो फिगर मैंने आपको यहाँ पर बना के बताया है, ये वाला जो फिगर मैंने आपको यहाँ पर बना के बताया है, सैंड के अंदर क्या होता है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली अपने दिमाग में लाने की कोशिश करेंगे, सैंड के अंदर क्या होता है, आप उसके अंदर पानी मिलाएंगे तो स्टार्टिंग में उसके अंदर पानी वॉइड्स में स्टोर होना चालू होगा, वो थोड़ी देर के बाद सैचुरेट होगी और जैसे वो सैचुरेट हो जाएगी अब वो ऊपर वॉल्यूम बढ़ाएगी नहीं या फिर बहुत छोटा सा वॉल्यूम बढ़ाएगी, वो अपने अंदर सॉइलिंग नहीं कर पाती है ना, और वो क्या करती है नीचे से पानी को छोड़ना चालू कर देती है, पानी उसके अंदर से निकलना चालू हो जाता है। तो उसका जो फिगर होता है वो लगभग ऐसा निकल के आता है। उसके अंदर प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट क्या हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है, एक ही जगह हो जाती है। बहुत छोटा सा रीजन होता है सुपर सैचुरेशन का, इसलिए वो क्या कही जाती है, नॉन प्लास्टिक। तो अगर वो नॉन प्लास्टिक आ गई तो कंसिस्टेंसी का कोई एक्सपेरिमेंट भी वहां पर परफॉर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए सैंडी सॉइल के लिए सबसे पहले हमें प्लास्टिसिटी निकालनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन प्लास्टिक निकल के आती है और कंसिस्टेंसी का कोई भी एक्सपेरिमेंट वहां पर हम लोग परफॉर्म फिर नहीं करते। तो ये बेसिकली प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। आपको छोटी सी डेफिनेशन प्लास्टिसिटी इंडेक्स की याद रखनी है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। नाउ हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को देखने की कोशिश करते हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स? कंसिस्टेंसी इंडेक्स का मतलब होता है कि आपकी लिक्विड लिमिट कितनी है और आपका नेचुरल वाटर कंटेंट सॉइल का कितना है। मतलब आप अभी जो सॉइल लेकर के आए हैं उस सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कितना है और उसकी लिक्विड लिमिट कितनी है। लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP। IP स्टैंड फॉर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मतलब को कैसे लिख सकते हो आप, IC इक्वल्स टू लिख सकते हो WL माइनस का W अपॉन WL माइनस का WP। इट इज व्हाट, IC, है ना। नीचे मैंने IP को भी खोल के लिख दिया, W माइनस WP। तो किसी सॉइल के अंदर उसकी लिक्विड लिमिट माइनस उसका नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन उसकी IP, ये हमें क्या बताएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी इंडेक्स जनरली फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही यूज की जाती है। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, कंसिस्टेंसी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होती है। जो अटरबर्ग ने अपनी लिमिट दी थी वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए दी थी। सैंडी सॉइल या ग्रेवल के अंदर हमें इन चीजों का कोई मतलब होता नहीं है और ये चीजें उसके अंदर निकल के आती भी नहीं है। क्लियर हो? अब थोड़ा सा इसका आपको एक बिहेवियर समझना पड़ेगा कि हमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताता क्या है, जो इस नोट के अंदर लिखा हुआ है। अब बाद में पढ़ सकते हैं, मैं भी आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो मैं एक व्हाइट बोर्ड लेकर के चल रहा हूँ और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी जगह कम है।
देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फिगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। फिगर मेरा कैसा है, थोड़ा सा बड़ा फिगर मैं बनाता हूँ। सपोज दैट कि मेरे पास इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ मुझे दिया हुआ है ना, और इस ग्राफ के अंदर मुझे अलग अलग जगह पर लिमिट भी बता दी गई कि मेरा ये पर्टिकुलर जो ये लिक्विड लिमिट है, यहाँ पर मेरी प्लास्टिक लिमिट आ रही है, और यहाँ पर मेरी सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट आ रही है। नॉ सी क्लियरली इस ग्राफ के अंदर वो देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप सभी को ग्राफ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल चल रहा है, और यहाँ पर मेरा वाटर कंटेंट चल रहा है। ठीक है, ये WL था, ये WP था, और ये WS था। अब IC की वैल्यू मुझे बताएगी सॉइल मेरी अभी कहां पर है। सपोज दैट IC की वैल्यू कितनी होती है? IC की वैल्यू होती है WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। व्हाट इज W? W इज द एक्चुअल वाटर कंटेंट, जो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है। एग्जैक्टली। तो मुझे इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर अपना इस सॉइल के अंदर मुझे अपना वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है। तो इस सॉइल के अंदर जब हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट करेंगे तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। लेट अस सपोज दैट आपको IC की वैल्यू दी हुई है 1, है ना। ना ये IC की वैल्यू जो 1 है ना, अभी आपको क्लियरली स्टेट कर रही है कि सॉइल इस समय कैसी कंडीशन में है। IC 1 कब होगा? IC 1 तब होगा जब W इक्वल्स टू WP होगा। देखिए इक्वेशन के अंदर ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, तो W इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? WP। अगर W इक्वल्स टू WP होगा तो WL माइनस WP, WL माइनस WP दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और W इक्वल्स टू WP, इसका मतलब सॉइल कहां पर है? सॉइल कहां पर है? सॉइल इस समय प्लास्टिक लिमिट के ऊपर है। तो IC इक्वल्स टू 1 ये कब होगा? जब W इक्वल्स टू WP, और W इक्वल्स टू WP कब होगा? जब सॉइल कहां पर खड़ी हुई है? प्लास्टिक लिमिट पर खड़ी हुई है। सिमिलरली सपोज दैट कि आपकी IC की वैल्यू 0 है, तो IC की वैल्यू 0 कब होगी? जब W किसके बराबर है? WL के बराबर है ना? मतलब आपकी सॉइल कहां पर खड़ी हुई है? आपकी सॉइल यहाँ पर खड़ी हुई है लिक्विड लिमिट। WL मतलब लिक्विड लिमिट। तो IC इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? IC इक्वल टू 0 का मतलब है कि W इक्वल्स टू WL, और सॉइल कहां पर आ गई है? लिक्विड लिमिट पर। सिमिलरली अगर आपके IC की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है, 1 और 0 के बीच में है, मतलब W किसके बराबर है? W WL से छोटा है और WP से बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? तो आपका IC क्या रहेगा? 0 to 1 के बीच में रहेगा, और 0 to 1 के बीच में वो क्या बताएगा कि वो कहां पर है? लिक्विड लिमिट में। सिमिलरली अगर ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आ रही है, अगर ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आ रही है, IC आपका 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब W क्या है? W WP से छोटा है। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में IC की वैल्यू 1 से बड़ी तभी आ सकती है जब W WP से छोटा है। तो W का WP से छोटा है, तो सॉइल आपकी कहां होगी? सॉइल आपकी कहां होगी? मैं थोड़ा सा ये गलत लिख गया हूं, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। यहाँ पर सॉइल आपकी प्लास्टिक स्टेट के अंदर है, मैं लिक्विड लिमिट लिख गया था गलती से। ये आपके प्लास्टिक स्टेट के अंदर है, और अगर आपका IC 1 से बड़ा है तो ये आपका क्या होगा? सेमी सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट में होगा। सॉइल आपकी आगे भी जा सकती है ना, आपकी सॉइल यहाँ भी जा सकती है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकती है। सिमिलरली अगर आपका W WL से ज्यादा है तो आपका IC कैसा होगा? IC आपका नेगेटिव होगा, और ये कब होगा? जब W इज ग्रेटर देन WL। इस इक्वेशन को देखिए, नेगेटिव तभी हो पाएगा, और सॉइल आपकी कहाँ होगी? यहाँ पर। अगर IC आपका 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो सॉइल आपकी इस रेंज में है, तो ये रेंज कौन सी हो जाएगी? लिक्विड स्टेट। तो IC का जो बेसिक कंसिडरेशन होता है, IC हमको बताती है, वो हमको इन्हीं चीजों के बारे में बताती है कि हम IC की वैल्यू देखकर ये समझ सकते हैं कि हमारी सॉइल इस समय कहाँ पर खड़ी हुई है, हमारी सॉइल इस समय कहाँ पर स्टैंड कर रही है, हमारी सॉइल की इस समय वैल्यू क्या है, हमारी सॉइल इस समय लिक्विड स्टेट में है या फिर लिक्विड लिमिट में है, या फिर हमारी सॉइल इस समय प्लास्टिक स्टेट में है, या फिर हमारी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में है।
वो चीजें हमें यहाँ पे पता पड़ जाती है ना। तो एक्चुअली वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हुई है, उस चीज को मैंने आपको बता दिया। अब आपको आईसी की कुछ भी वैल्यू आ जाए, लेट अस सपोज दैट आपको आईसी की वैल्यू आ जाए 1.25 और आपसे पूछा जाए कि सॉइल का स्टेटस क्या है, तो आपको तुरंत पता पड़ा कि आईसी इज ग्रेटर देन 1। आपको पता पड़ा आईसी इज ग्रेटर देन 1। अब आईसी ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? जब W लेस देन WP हो। तो सॉइल का स्टेटस क्या होगा? या तो सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड। और सेमी सॉलिड और सॉलिड आपको कैसे पता पड़ेगा? वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम का फर्दर कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर फर्दर वॉल्यूम कम नहीं हुआ है तो सॉलिड पहुंच गई है, वॉल्यूम तक डिक्रीज हो रहा है तो सेमी सॉलिड है। लेकिन दो स्टेट क्लियर हो गई कि सेमी सॉलिड है या सॉलिड है। तो आईसी की वैल्यू देखकर आप सॉइल के स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे पास स्लाइड्स तो और हैं, लेकिन समय थोड़ा सा आज हम लोगों ने ज्यादा ले लिया है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और कल की क्लास में हम लोग यहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बाद हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। कल की क्लास सेम टाइम रहेगी और कल की क्लास का यूजर आईडी और मीटिंग आईडी पासवर्ड सेम रहेगा। आप लोग कोई भ्रांतियां ना फैलाया करें। हमारा गेट का बैच एकदम अलग चलता है और गेट वाले कुछ बच्चों को इस बैच के अंदर हम लोगों ने अलाउड कर दिया है, लेकिन इस बात का आप लोग मिसयूज ना करें, अपने उन नोटिफिकेशंस को यहाँ पर मिक्स ना करें। और अगर आपको उन चीजों से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, कोई भी बात पूछनी है, तो वो बात आप लोगों से अलग से पूछ सकते हैं या आपने पूछ सकते हैं। एक बात और, व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप अब आईसी के लिए कोई भी नहीं बनाएगा। जितने उन सब ग्रुप्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। आपको जो भी बातचीत करनी है आप अपनी ऐप के अंदर कीजिए। हमने इस ऐप को बनाने में बहुत बड़ा अमाउंट लगाया हुआ है, हमने बहुत मुश्किलों से इस ऐप को डेवलप किया हुआ है। उस ऐप के अंदर चैट फीचर है, उस ऐप के अंदर लगभग पूरे फीचर्स हैं। आपको जो भी बातचीत करनी है ऐप के थ्रू कीजिए। अगर आपको कुछ ऑफिशियली बात पूछनी है तो आप विकास जी को कभी भी फोन कर सकते हैं, मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, सूरज सर को कभी भी फोन कर सकते हैं, राकेश को कभी भी फोन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको जैसे फोन करना है उसे फोन कीजिए, उससे पूछ लीजिए। आपस में करके कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए कि क्लास है या क्लास नहीं है ना। थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके रखिए, नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो आपको जो भी चीजों, अच्छा एक बात और, बच्चे अनाउंसमेंट नहीं करते, बिना अनाउंसमेंट देखे तरह तरह की बात पूछते हैं। सर मीटिंग आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, ये चीज क्या है, कल क्लास होगी कि नहीं होगी। अरे भाई अनाउंसमेंट देखिए ना, आपके ऐप के अनाउंसमेंट में हम लोग क्लास के 10-12 घंटे पहले सब अपडेट करते हैं। अनाउंसमेंट को रेगुलरली चेक कीजिए, उसे म्यूट पे मत रखिए। कई लोग उसके नोटिफिकेशन को म्यूट पे डाल देते हैं, है ना। उसे म्यूट पे मत डालिए, अनाउंसमेंट देखते रहिए। आपका जो भी अनाउंसमेंट होगा वो आपकी ऐप के थ्रू हम आपको देंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है अपनी ऐप के थ्रू। एक तरह से ये मान के चलिए इस समय आपकी ऐप ही आपकी कोचिंग है और वो ऐप ही आपका वर्चुअल पूरा का पूरा एक कोचिंग का स्पेस है। तो वहां जो भी डिस्कशन होंगे उस ऐप के थ्रू होंगे। इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा, किसी के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं फैलाएगा। ठीक है, अगर आपकी ऐप पर क्लास बंद होने का मैसेज आता है, अनाउंसमेंट आता है, तो क्लास बंद होगी। अगर आपको अनाउंसमेंट नहीं मिलता है आपकी ऐप के अंदर, तो कोई भी फिर उसके बारे में फर्दर डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कल सेम टाइम पर हम लोग मिलेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ। आज की क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। सर मुझे पूछना था, वो जो कैसा करंट एफरेटिस अपन यूज कर रहे हैं लिक्विड लिमिट के लिए, सर उस पे हम मतलब क्या देखते हैं कि वो दो का आपस में आपने कुछ बताया था कि आपस में कुछ पास हो जाते हैं, सर वो क्लियर नहीं था मुझे। 2 मिनट। रिजवान, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? रिजवान, विकास जी, रिजवान की यूजर आईडी अपन जनरेट कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा इससे बात भी कर लीजिएगा एक बार। ये अभी भी अपने नाम से ही लॉगिन कर रहा है। और क्या कई लोगों से आज मेरे को बात करनी है जी, तो अभी क्या हेमराज वर्मा था, अभी चला गया, बात जी, करनी है मेरे को। ठीक कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा आज। जी जी। कैसा ग्रांडे एपरेटस के अंदर अपन आते हैं फिर उसके अंदर 2 मिनट में उस स्लाइड को वापस लेकर के आता हूँ। कैसा ग्रांडे एपरेटस के अंदर अपन क्या करते हैं, ये जो टोटल 11 mm का यहाँ पर एक स्लॉट होता है ये, है ना। तो जब ये 11 mm का स्लॉट पूरी तरह से फिलअप हो जाता है इस तरीके से, जो दो फेस हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, है ना, इस तरीके से, तब हम बोलते हैं कि सॉइल हमारी
ये हमारा टेस्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों फेस एक दूसरे के फ्लो करके एक दूसरे के पास पास आ चुके हैं। मतलब जो शार्प एज हमने बनाई हुई है ना, यहाँ पर ये शार्प एज दिख रही है आपको, ये शार्प एज खत्म हो गया है ना। और ये दोनों के दोनों जो सॉइल के फेस हैं, ये दोनों मूव करके एक दूसरे के पास पास आ जाए इस तरीके से। हम लोग बोलते हैं कि हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सर हमने ये जो शार्प एज अपन ने रखा है वहाँ पे, क्या रखा है? मतलब ये जो शार्प एज बना है ये अपन ने बना के रखा है। क्या बनाए? शार्प एज। सर आप शार्प एज बनी हुई है, ठीक है। जो ये अपन ने बनाया हुआ है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही यार क्लियरली। जो डिवाइडेड उसने पहले को विकास जी आपको आवाज आ रही है क्या? कट रही है आवाज शुभम तुम्हारी। शुभम तुम मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है? शुभम हेलो मुझे व्हाट्सएप कर देना या मुझे फोन कर देना, तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ सब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो हमारा हब बना हुआ है तो इस पे हमने पहले फाइल को रखा और फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं बीच से। हाँ इसको डिवाइड कर दिया तो इसमें ऐसा ग्रुप बन गया। ये जो ग्रुप आपको अपन को यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा है, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर हम उस पे क्लोज लगा रहे हैं तो वो पास पे आ रही है। उसके बाद उसको हम लोग नीचे पटक रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं। जब वो रबर के बेस पे नीचे गिरती है तो एक इम्पैक्ट एनर्जी मिलती है और इम्पैक्ट एनर्जी के दोनों फेसेस नीचे गिरती आपका फ्लो करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब कि एक बार वीडियो जाके देख लेना यूट्यूब के अंदर कैसा ग्राइंड है एपरेटस का, कि कैसे वर्क करता है, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। और से कोई डाउट है क्या कुछ? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आपको आज का वीडियो, आज का टेस्ट और आज का नोट्स आपके बैच के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।